Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful सा video. In today's video, we are going to start our क्या बताओ मैराथन। हाँ जी, GIGL का मैराथन स्टार्ट होने वाला है। जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो है चैप्टर 1 जो कि है सोर्सेस ऑफ लॉ। जो कि है चैप्टर 1, बताओ क्या सोर्सेस ऑफ लॉ। अच्छा, हम लोग सोर्सेज ऑफ लॉ को इस प्रकार से करेंगे कि आपने ज़िंदगी में सोर्सेज ऑफ लॉ किया ही नहीं है, इस हिसाब से हम लोग सोर्सेज ऑफ लॉ को समझेंगे। ऑल्सो एट द सेम टाइम बहुत ही प्रिसाइज रहेंगे एंड एग्जाम सेंट्रिक रहेंगे सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। एग्जामिनेशन में आपको डेफिनेटली इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने तो आपको देना ही देना है आंसर। इस प्रकार से आपको हम लोग प्रिपेयर कर देंगे, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ये जो सारा नोट्स मैंने बना रखा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो बहुत सारे नोट्स है। ये जो मैंने बना रखा है ये टू द पॉइंट नोट्स है, ज़्यादा नोट्स है भी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज्ड मैंने नोट्स बना के रखा है। ये सारे नोट्स जो है आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। जैसे लेक्चर खत्म होता है नोट्स अपलोड हो जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। 2 चैनल है हमारा टेलीग्राम में, एक है हमारा नोटिफिकेशन ग्रुप जहाँ पे नोटिफिकेशन जाएगा कि लेक्चर अपलोड हो चुका है। दूसरा है हमारा प्यारा सा डिस्कशन ग्रुप जो हाल ही में हम लोगों ने शुरू किया है, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है भाई मेरे, ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दो सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे। ऑल्सो एट द सेम टाइम इस वीडियो के नीचे कुछ भी कमेंट कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, पसंद नहीं आया, क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया, कुछ भी, लेकिन कुछ ना कुछ कमेंट आप ज़रूर करना सो दैट इस वीडियो का रीच भी बढ़े। अंडरस्टूड? ओके, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। सबसे पहला इंट्रोडक्शन हम लोग बात कर लेते कि सोर्सेज ऑफ लॉ है क्या। बहुत सिंपल चीज़ है। जब हम लोग बात करते हैं ना सोर्सेज ऑफ लॉ कि ये जो लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, लॉ में हम लोग कितना ज़्यादा लॉ हमको पढ़ने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट हम लोग ने पढ़ लिया, हम लोग ने लेबर लॉ पढ़ लिए, हम लोगों ने कितना ज़्यादा लॉ है, मतलब लॉ का कोई अंत नहीं है। GIGL में कितने सारे चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर अलग अलग लॉ के बारे में बात करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, एविडेंस एक्ट, फिर आर्बिट्रेशन, तो बहुत सारे हैं। इतना सारा लॉ जो है उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स क्या है। और जो मैंने आपको बताया ना कि इतने सारे जो लॉस है, सिर्फ ये लॉज नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे लॉस है। डे टू डे लाइफ में आपको इतना ज़्यादा लॉ का जो है दरकार पड़ता है, वो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि इनका सोर्स क्या है, मतलब लॉ कहाँ से बना, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो नॉर्मली देखा जाए अगर सोर्स के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको पूछूं कि ये धरती कैसे बना, है ना, ये धरती कैसे बना, तो इसका अगर सोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको सीधा बिग बैंग थ्योरी से स्टार्ट करना होगा। बिग बैंग थ्योरी से स्टार्ट करना होगा कि ऐसा ऐसा हुआ था सर, फिर ऐसा ऐसा हुआ, फिर धीरे धीरे ऐसा ऐसा हुआ, फिर पानी में एक सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जन्म लिया, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और फिर हम लोग आए। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग लॉ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके सोर्स के बारे में बात करना, इसका मतलब यह है कि देखा जाए तो हमको यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ना है कि लॉ कहाँ से आया, ठीक है, लॉ कहाँ से आया। अब आपको पता होगा यार, इंडिया जो है ना ये तो ब्रिटिश के रूल में था। इससे पहले बहुत सारे कंट्रीज आए, रूल करके गए हमारे ऊपर, ठीक है। अलग अलग धर्मों ने, अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों ने आके बार बार हमारे ऊपर रूल किया, बट स्टिल वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टुडे इंडिया इज़ अ वेरी वेरी इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन इसका जो लॉ सिस्टम है ना भाई मेरे, इसका जो लॉ सिस्टम है ना, ये बेसिकली 80% अडॉप्टेड है, ठीक है। 80 to 90% अडॉप्टेड है, 80% to 90% अडॉप्टेड है। तो आपको जो यहाँ पे जब हम लोग लॉ के बारे में सीखेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ में, तो आपको ऐसा कोई राम श्याम गीता जोदू मोदू ऐसे करके नाम जो है आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि ये सब आपको या तो रोमन नाम मिलेगा, ठीक है, रोमन एम्पायर के नाम मिलेंगे, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है, इंग्लैंड ने रूल किया तो इंग्लिश लॉ आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। इसलिए सोर्सेस ऑफ लॉ में बेसिकली अगर आप देखो तो बहुत थोड़ा इंडियन लॉ भी है, जैसे कस्टमरी लॉ, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके अलावा बेसिकली आपको बाहर देश के लोगों ने कैसे उस लॉ को इन्वेंट किया
वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और लॉ ऐसा नहीं होता कि एक दिन में इन्वेंट होता है, इसका क्या होता है बताओ, इसका इवोल्यूशन होता है। आज किसी ने कुछ सोचा, आज किसी ने किसी प्रकार का थ्योरी लिखा, उसको चैलेंज करने के लिए और फर्दर स्टडीज किए गए, फिर किसी ने कुछ थ्योरी लिखा, तो बहुत सारे फिलोसोफर्स जन्म लिए। फिलोसोफर्स मतलब जो फिलॉसफी करते हैं, जो फिलॉसफी देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फिलोसोफर्स के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पे। क्या ये समझ में आ रहा है? बेसिक से स्टार्ट करें। ओके, व्हाट इज लॉ? अगर कोई भी इंसान तुमसे पूछ ले भाई मेरे कि लॉ क्या है, बताओ कि बताओ भाई लॉ है क्या चीज, तो आपको क्या बताना है? लॉ रेफर्स टू स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन laid down by governmental bodies within a particular legal system, within a particular legal system, ठीक है। मतलब ये कि लॉ एक प्रकार का, कुछ प्रकार के स्पेसिफिक रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो लाए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बॉडीज, या फिर हम लोग कहे यहाँ पे तो सॉवरेन अथॉरिटी। सॉवरेन अथॉरिटी मतलब द अल्टीमेट जिसके पास पावर रहता है। तो इंडिया में अल्टीमेट पावर किनके पास है? गवर्नमेंट बॉडी के पास है, गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडीज विद इन अ पर्टिकुलर लीगल सिस्टम, विद इन अ पर्टिकुलर लीगल सिस्टम। तो इंडिया में इंडियन लीगल सिस्टम है, तो इस इंडियन लीगल सिस्टम में जितने भी रूल्स रेगुलेशन सेटअप किया जाता है ना बाई द गवर्नमेंट बॉडीज, उनको हम लोग कहते हैं लॉ। ये इससे ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल या फिर डेफिनेशन हो ही नहीं सकता लॉ का, ठीक है। फिर देखो, इट्स मेन पर्पस जो था लॉ का इज टू रेगुलेट ह्यूमन एक्टिविटीज। आपका चलना, मेरा चलना, रास्ते पे चलना, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, या फिर खाना पीना, सब कुछ ह्यूमन जो एक्टिविटीज करते हैं, जितने भी प्रकार के एक्टिविटीज करेंगे, उनको रेगुलेट करने के लिए लॉ जो है वो लाया जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? लॉ से पता चलता है कि भैया कौन सा चीज परमिसिबल है एंड कौन सा चीज परमिसिबल नहीं है, कौन सा चीज अलाउड है एंड कौन सा चीज अलाउड नहीं है, ये लॉ से पता लगता है, ठीक है। फिर देखो, ब्रॉडर सेंस में बात करें तो इट्स द एंटायर लीगल सिस्टम यूज्ड टू मेंटेन पीसफुल एंड ऑर्डरली रिलेशन इन द सोसाइटी। ऑब्वियसली पूरा एंटायर लीगल सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है किस पर्पस के लिए? पीस मेंटेन करने के लिए एंड ऑर्डरली रिलेशन। सोसाइटी में एकदम पीस एंड सबके बीच में एक प्रॉपर रिलेशन, ऑर्डरली रिलेशन, अच्छा प्रकार का रिलेशन मेंटेन होके चले, इसके लिए लॉ लाया जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा। वेरियस ज्यूरिस्ट हैव डिफाइंड लॉ डिफरेंटली ओवर टाइम। अच्छा, ज्यूरिस्ट कौन सर? ज्यूरिस्ट मतलब एक एक्सपर्ट। कहाँ पे? लॉ में। एक्सपर्ट इन लॉ को हम लोग कहते हैं जूरिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लॉयर, जज, लीगल स्कॉलर। सर स्कॉलर मतलब कोई भी हाईली एजुकेटेड इंसान किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। अगर हम लोग लीगल स्कॉलर कह रहे हैं तो ये हाईली एजुकेटेड इंसान है लीगल फील्ड में, इसको हम लोग कहते हैं लीगल स्कॉलर। समझे? तो अलग अलग जूरिस्ट ने, जैसे लॉयर हो गया, जज हो गया, लीगल स्कॉलर हो गया, उन्होंने ओवर टाइम जो है ना अलग अलग प्रकार के लॉ जो है वो लाए, उनके ऊपर बात किए, ठीक है, डिफाइन किए कि अच्छा लॉ इस प्रकार से है, लॉ उस प्रकार से है। तो वो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। ये इस बात का याद रखना, हर इंसान का अलग अलग ओपिनियन होता है लॉ के बारे में कि लॉ ये है, लॉ वो है, लॉ ये है। कोई भी एक यूनिवर्सल जो है लॉ नहीं होता कि सब लोग माने, इस प्रकार से कोई लॉ होता नहीं, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस देखेंगे हम लोग, छोटा मोटा डेफिनेशंस यहाँ पे फटाफट कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन आता है बाय अल्पाइन। अच्छा, ये सारे हैं फिलोसोफर्स। फिलोसोफर्स मतलब कौन? फिलोसोफर्स मतलब वो लोग जो लॉ के बारे में फिलोसफी देते हैं। फिलोसफी मतलब सर, मतलब लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए वो बहुत डीप रिसर्च करते हैं एंड देन वो समझते हैं लॉ को एंड देन बाकी लोगों को समझाते हैं कि लॉ ऐसा होता है, वैसा होता है। इज अ ग्रेट फिलोसोफर, ऐसे कह सकते हैं हम लोग, है ना। अल्पाइन के बारे में समझेंगे। अल्पाइन कौन है? अल्पाइन एक इंसान है जो कि एक फिलोसोफर था। उसने बताया द आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। अल्पाइन ने अपनी थ्योरी में ना कि लॉ क्या है,
उसमें उसने इक्विटी के बारे में बताया। व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड, जो इक्वालिटी को सपोर्ट करता है वो है लॉ। समझा? ये किसने बताया? अल्पाइन ने। सिसेरो ने क्या बताया? सिसेरो ने बताया द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर, वही होता है लॉ। सर इसका मतलब ट्रू लॉ इज यूनिवर्सल इन नेचर। मतलब जो लॉ होता है ना वो यूनिवर्सल होता है नेचर में, यूनिवर्सल होता है इन नेचर। और नेचर ने जो जिस चीज को इम्प्लांट किया है, देखो द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर, नेचर में जो हाईएस्ट रीजन दे के तुम कह सकते हो कि हाँ ये लॉ है, उसका कुछ रीजन बता सकते हो तुम, ठीक है, और जो कि यूनिवर्सली जो है ट्रू है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है, वो होता है लॉ। मतलब ट्रू लॉ इज यूनिवर्सल इन नेचर, हर जगह पे वो यूज होगा, चाइना में यूज होगा, इंडिया में यूज होगा। अच्छा एक चीज बताओ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बताओ मतलब वर्ल्ड में कौन से जगह पे ये चीज इलीगल नहीं है? सब जगह पे इलीगल है। तो ये क्या है? ये एक ट्रू लॉ है, ये एक ट्रू लॉ है जो कि यूनिवर्सल है इन नेचर। तो इस लाइन का यही मतलब होता है, अर्थ होता है कि द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर, मतलब ट्रू लॉ इज यूनिवर्सल इन नेचर। ठीक है, उसके बाद आता है जस्टिनियंस डाइजेस्ट। जस्टिनियंस डाइजेस्ट का मतलब समझना, जस्टिनियन एक इंसान का नाम है, डाइजेस्ट क्या होता है? डाइजेस्ट एक कंपाइलेशन ऑफ समरी होता है ऑफ इंफॉर्मेशन, समरी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, समरी ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपाइलेशन ऑफ समरी ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्ट। अंडरस्टूड? ये आपने इंग्लिश वर्ड काफ़ी जगहों पे आपने सुना होगा, डाइजेस्ट करके, बचपन में तो पक्का सुना होगा ये वर्ड डाइजेस्ट। तो याद रखना, इस वर्ड को टाइटल मत समझ लेना कि जस्टिनियन का टाइटल है ये डाइजेस्ट, ऐसा नहीं है। जस्टिनियंस डाइजेस्ट, जस्टिनियन ने कुछ कंपाइलेशन किया था समरी ऑफ इंफॉर्मेशन का, ठीक है। और जस्टिनियन कौन है? जस्टिनियन एक रोमन लीगल प्रिंसिपल, मतलब ये जो रोमन का ही है, लेकिन इसका जो डाइजेस्ट है उस डाइजेस्ट में क्या समरी था सर? ये जो समरी था वो क्या था? रोमन लीगल प्रिंसिपल्स के बारे में उस डाइजेस्ट में लिखा था, समझे? इंफॉर्मेशन था रोमन लीगल प्रिंसिपल्स। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। जस्टिनियन डाइजेस्ट क्या कहता है? कहता है द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट, मतलब जस्टिस इज अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। सिंपल चीज है, जस्टिनियन कहता है कि जस्टिस का एक स्टैंडर्ड होगा, जस्टिस का एक स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, जस्टिस का एक स्टैंडर्ड। इसका एकदम एग्जैक्ट मीनिंग बताए तो क्या जस्टिस है एंड क्या जस्टिस नहीं है, उसका एक स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट, ठीक है। लेकिन ये जो जस्टिनियन का जो डाइजेस्ट है वो क्या कहना चाहता है? कहता है कि जस्टिस जो है ना वो एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड सेट करता है। क्या बताओ? यूनिवर्सल स्टैंडर्ड सेट करता है जो हर जगह पे एक हो, जो हर जगह पे एक हो। समझ में आ रहा है? जो हर जगह पे एक हो, ठीक है। तो ये कुछ दिग्गज थे जिन्होंने इन लॉ के बारे में बताया। इसके अलावा हम लोग और बहुत दिग्गजों के बारे में सीखने वाले हैं जिन्होंने लॉ के बारे में बहुत कुछ बताया है। ओके, नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन। ये फटाफट कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन आर्टिकल 13(3) में क्या कहता है? कहता है लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स, यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। एक एक करके समझेंगे। मुझको इतना तो पता है कि भैया आप जो बच्चे हो ना, आपको ना ऑर्डिनेंस को अच्छे से पता है कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, ना ही ऑर्डर, बाई लॉ एंड रूल्स के बीच में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो भी आपको नहीं पता। शायद हो सकता है कि रेगुलेशंस भी नहीं पता, नोटिफिकेशंस भी नहीं पता कि ये होता क्या है। इसलिए मैंने थोड़ा टाइम निकाल के यहाँ पे इनके सारे जो है डेफिनेशंस, प्रॉपर डेफिनेशंस विद एग्जांपल मैंने लिख रखा है। ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। अगर आपने ये देख लिया तो आपका ज़िंदगी में कभी ये डाउट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस बहुत सारे बच्चों को पता है कि सर ये जो ऑर्डिनेंस होता है ना वो टेम्पररी लॉ होता है जो कि प्रेसिडेंट पास करता है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है सेशन में नहीं रहता, पार्लियामेंट कभी कभार बंद रहता है, तब प्रेसिडेंट इमीडिएटली अगर कोई लॉ पास करना होता है तो ये टेम्पररी लॉ पास किया जाता है, जिसको आगे जाके इसको परमानेंट भी बना सकते हैं, लेकिन उसका अलग प्रोसीजर होता है। ऑर्डर, प्रोसीजर क्या है सर बता दो ना फटाफट। प्रोसीजर ये होता है कि
जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाए तब उस लॉ को, सॉरी तब उस टेम्पररी लॉ, ऑब्वियसली टेम्पररी ऑर्डिनेंस को जो है वहाँ पे पास किया जाता है, ठीक है, सो दैट उसको जो है उसका टेम्पररी नेचर से वो परमानेंट नेचर जो है वो बन जाए। नेक्स्ट है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। इस कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें सोर्सेज ऑफ लॉ, इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, ठीक है, जो डायरेक्टिव होता है इशूड बाय ऑथोरिटीज टू मैनेज स्पेसिफिक फंक्शन और सिचुएशन, ठीक है, कोई ऑर्डर पास करना, ठीक, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जो है ना, किसी भी कंट्री में किसी भी स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो ऑर्डर पास करते हैं, मतलब डायरेक्शन देते हैं कि कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक चीज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, उस प्रकार से। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आर डायरेक्टिव्स इशूड बाय ऑथोरिटीज टू मैनेज स्पेसिफिक फंक्शन और सिचुएशंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योगी जी ने, हमारा प्यारा योगी जी ने डायरेक्शंस दिया कि लाउड स्पीकर्स बंद होने चाहिए, स्टॉप यूजिंग लाउड स्पीकर्स फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या है, एक प्रकार का ऑर्डर है। बाई लॉ क्या होता है सर, बाई लॉ जो है ना वो या तो तुम्हारा लोकल ऑथोरिटीज या फिर कॉरपोरेशंस जैसे कंपनी वगैरह, ठीक है, वो लोकल मैटर्स को गवर्न करने के लिए, ठीक है, लोकल मैटर्स को गवर्न करने के लिए क्रिएट किया जाता है, पास किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। कॉरपोरेशंस में अगर बाई लॉ है, कंपनी में अगर बाई लॉ है, इसका मतलब कंपनी किस हिसाब से चलेगा, कंपनी के जो इंटरनल मैटर्स है, कौन कितने बजे आएगा, कैसे काम करेगा, नहीं काम करे, कौन कहाँ पे बैठेगा, ये जो छोटे मोटे चीज़ें होते हैं ना, इन सब का एक लॉ बनता है जिसको हम लोग कहते हैं बाई लॉ, ठीक है। तो बाई लॉ किस लिए बनाया जाता है बताओ, हाँ जी, टू गवर्न लोकल मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल किसी भी हाउसिंग कम्युनिटी मतलब जैसे कि गोकुलधाम सोसाइटी, ठीक है, गोकुलधाम सोसाइटी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, एक सोसाइटी है जहाँ पे अलग अलग लोग जो है आके रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग आके रहते हैं ना। तो उसी प्रकार से पकड़ लो, एक हाउसिंग कम्युनिटी या फिर सोसाइटी जो पार्किंग रूल्स बना रहा हो या फिर पेट रिस्ट्रिक्शंस बना रहा हो कि यहाँ पे गधे पालना अलाउड नहीं है, हमारी सोसाइटी में गधे पालना अलाउड नहीं है, ऐसा अगर कोई पेट का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, फिर पार्किंग का कुछ रूल्स बना दिया, वो सारे क्या है, वो बाई लॉस है। ये लोकल मैटर्स को गवर्न करने के लिए, समझ में आ रहा है। कॉरपोरेशंस में भी वैसे ही होता है कि कौन कहाँ पे पार्किंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको समझा रहा हूँ, इंटरनल मैटर्स को रेगुलेट करने के लिए, इंटरनल ह्यूमन बिहेवियर्स को जो है रेगुलेट करने के लिए, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आता है रूल्स। क्या आता है, रूल जो है ये एक प्रकार का स्पेसिफिक गाइडलाइन होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल्स हैं दैट गवर्न कंडक्ट विद इन ए स्पेसिफिक एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये काम आता है रूल्स। फॉर एग्जाम्पल रोड एंड सेफ्टी रूल्स, रोड सेफ्टी रूल्स। तो ये रोड सेफ्टी रूल्स है क्या, इंडिया में रोड सेफ्टी रूल्स के अलग अलग जो है तुम्हारे रूल्स हैं। तुमको हेलमेट पहनना है, 2 हेलमेट लेके बैठना है, समझ में आ रहा है। फिर तुम्हारा पोल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए, तुम्हारा फिर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, अंडरस्टूड। फिर तुम्हारे पेपर्स चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, ये सारा चीज़ जो है ना, ये सारा चीज़ जो है ये रूल्स के अंदर आता है, ठीक है। कुछ रूल्स एग्जाम्पल के तौर पे तुमको समझाते, रोड सेफ्टी रूल्स, तो कुछ गाइडलाइंस या फिर प्रिंसिपल्स जो गवर्न करता हो कंडक्ट विद इन ए स्पेसिफिक एरिया। अब जो तुम कहोगे सर इंडिया में हर जगह पे रोड सेफ्टी रूल्स एक है सर, ऐसा नहीं है। या जो स्पेसिफिक एरिया मेंशन किया गया है ना, इसका पीछे कुछ रीजन है। तुम हिमाचल में चले जाओ, वहां पे कुछ नियम अलग रहेंगे, पहाड़ी इलाका है। सिक्किम में चले जाओ, वहां पे कुछ नियम, छोटे मोटे नियम जो है वो अलग रहेंगे, पहाड़ी इलाका है। इस प्रकार से जो टेरिटरी बेसिक रूल्स जो है वो तो सेम है, लेकिन टेरिटरी वाइज, ठीक है, तुम्हारा लोकेशन क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी रूल्स चेंज होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा रेगुलेशन जो है ये एक ऑफिशियल रूल्स है,
जो गवर्न सेट करता है, सेटअप बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटी, या तो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी डायरेक्ट सेट करते हैं। दैट कंट्रोल्स कंडक्ट मतलब कोई भी काम को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल environmental protection laws to protect trees and animals by controlling pollution and managing natural resources। तो ये क्या है, ये एक प्रकार के रेगुलेशन है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉस कह लो। इन जितने भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉस है वो क्या है, रेगुलेट करते हैं ना। किस प्रकार का रेगुलेशन सर, इंसानों को कंट्रोल किया जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेशन में कंट्रोल किया जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाता है कि तुम जो गाड़ी चला रहे हो उससे पोल्यूशन कितना हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी तो एक लिमिट है, ठीक है। कितना पुराना तुम गाड़ी चला सकते हो, दिल्ली में कुछ रूल्स है अलग से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ओल्ड कार है तो वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे हैं, जैसे ऑड एंड इवन, ठीक है ना। वो लोग क्यों ऑड इवन नंबर से गाड़ी चलाना, ये क्यों उन लोगों ने लागू किया, टू कंट्रोल व्हाट, पोल्यूशन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो ये रहेगा तुम्हारा ऑफिशियल रूल्स, जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलेशन। किस लिए रेगुलेशन पास किया जाता है, बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज दैट कंट्रोल कंडक्ट, किसी इंसान का क्या करेगा नहीं करेगा, किस प्रकार से चलेगा, वो कंट्रोल करने के लिए, समझे। फिर आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन तो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको समझाता हूं। अच्छा, यहां पे लिखा क्या है, ऑफिशियल डायरेक्टिव्स इशूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल डायरेक्शन देता है। ये किस प्रकार का डायरेक्शन हो सकता है सर, क्लैरिफिकेशन के लिए हो सकता है, इंटरप्रेट प्रोवाइड डिटेल्स, मतलब इंटरप्रेट प्रोवाइड डिटेल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर पकड़ लो, एग्जाम्पल के तौर पे तुमको समझाता हूँ, कोई भी बिल पास हुआ है, ठीक है, वो एक्ट बन जाता है, पार्लियामेंट में पास हुआ तब जाके वो बनेगा क्या, एक्ट। जैसे एक्ट बना क्या आज से लागू हो जाएगा, नहीं, उसका गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगा कि कौन से दिन से वो एक्ट जो है विल कम इनटू इफेक्ट। तो वो नोटिफिकेशन से जारी करता है ना कि कब से ये एक्ट लागू होगा। तो ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है तुम्हारा किसका बताओ, नोटिफिकेशन का। अब नोटिफिकेशन में सिर्फ नोटिफाई नहीं किया जाता है, वहाँ पे तुमको कुछ क्लेरिफिकेशंस भी दिया जाता है, इंटरप्रिटेशन भी दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आईसीएसआई ने किसी प्रकार का अनाउंसमेंट निकाला, जो अनाउंसमेंट बहुत क्लियर नहीं था और जिसके कारण इसका इंटरप्रिटेशन बहुत अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से ले रहे थे, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। तो इसको क्लियर करने के लिए दोबारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया। तो वो जो दोबारा नोटिफिकेशन निकालते हैं ना क्लियरिफिकेशन के लिए किसी भी एक्ट के या फिर किसी भी कोई भी चीज़, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल रहा है क्लियरिफिकेशन के लिए, तो वो सारा नोटिफिकेशन के अंदर आता है। समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट अगर समझाना चाहे तुमको कि भैया ये जो हम लोगों ने लिखा है ये इस कारणवश है, ये है वो है, तो तब नोटिफिकेशन काम आता है। क्या ये समझ में आ रहा है। हाँ जी, ये नॉर्मली डिटेल्स इंटरप्रेट करता है ऑन इम्प्लीमेंटिंग लॉस एंड पॉलिसीज। कोई भी किसी प्रकार का पॉलिसी अगर निकाला, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने किसी प्रकार का पॉलिसी निकाला, फिर असम गवर्नमेंट ने किसी प्रकार का पॉलिसी निकाला। जैसे अब असम गवर्नमेंट में तुम आओ, वहाँ पे अगर तुम 12th पास हो, क्या बताना भाई मेरे, अगर तुम 12th पास हो और तुमको डिस्टिंक्शन मिला, अच्छे नंबर्स आए 60+, ठीक है, सॉरी 80+, अच्छे मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स से तुमने पास किया, तो हर स्टूडेंट को पता है स्कूटी मिलता है। स्कूटी 12th पास वाले स्टूडेंट्स को क्या मिलता है बताओ, स्कूटी, क्योंकि वो लोग 18 साल के ऊपर हो जाते हैं नॉर्मली, ठीक है, स्कूटी मिलता है, ठीक है। ये स्कूटी है क्या सर, पता नहीं मुझको क्या है, लेकिन ऐसा ही स्कूटी मिलता है। पकड़ लो, सारे आसाम में जितने भी लोग रहते हैं सब खुश कह रहे कि बच्चा मेरा 80+ मार्क्स लाया, ठीक है, पिताजी खुश, मम्मी खुश, सब लोग खुश। बोलेगा गवर्नमेंट सबको एक एक स्कूटी देगा, ठीक है, गवर्नमेंट सबको एक एक स्कूटी देगा, तो गवर्नमेंट, सब लोग खुश, बहुत खुश। गवर्नमेंट सोच रहा है अच्छा भाई अब तुम्हारे बेटी ने या 80+ मार्क्स लाए तो सब घर में सबके
सब जितने भी मेंबर्स हैं सबको स्कूटी मिलने वाला है। इस प्रकार से अगर किसी को डाउट था या फिर किसी प्रकार का मिसकंसेप्शन अगर है, अगर हो गया है, तो उसको क्लैरिफिकेशन कैसे करेगा गवर्नमेंट? नोटिफिकेशन निकाल के बोलेगा सुन ना भाई मेरे, मैंने जो ये पॉलिसी लाया ना, ठीक है, हर घर स्कूटी का जो मैंने पॉलिसी लाया, तो ये पॉलिसी में जो इसका बेनिफिशियरी होगा वो बेनिफिशियरी सिर्फ वो स्टूडेंट होगी या फिर होगा, ठीक है, जिन्होंने मार्क्स लाए। तो सिर्फ एक ही मेंबर जो स्टूडेंट है उनको मिलेगा स्कूटी। घर में 3 बच्चे हैं तुम्हारे, तीनों ने एक साथ क्लास 12 क्रैक किया, 3 स्कूटी घर में। क्या है, समझ में आ रहा है? तो ये होता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है कस्टम। कस्टम होता है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। जितने भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होते हैं उनको कहा जाता है कस्टम। फिर आता है यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। मतलब होता है कि कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जो बहुत साल से चलते हुए आ रहे हैं, जो अब स्टैब्लिश हो चुका है। मतलब प्रैक्टिसेस था, गवर्नमेंट ने कभी इस प्रकार से लॉ नहीं बनाया, लेकिन ये प्रैक्टिस लोग प्रैक्टिस करते थे, तो ये स्टैब्लिश हो चुका एज अ लॉ। वो लॉ धीरे धीरे के प्रैक्टिस होते 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 अब वो एक प्रकार का स्टैब्लिश लॉ बन जाता है। और जो बैक करता है गवर्नमेंट, ठीक है ना, लॉ इन्फोर्स जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट रहेंगे वो बैक करता है, कहता है कि हाँ ठीक है, दैट बिकम्स अ लॉ। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लॉ गवर्निंग मैरिजेस, हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, हिंदू मैरिजेस के लिए अलग अलग प्रकार के लॉ है। तो इस प्रकार के अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग तुम्हारे कम्युनिटी के अलग अलग प्रकार के लॉ हो सकते हैं। तो सिंपल चीज़ है, यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जो यूसेज, जो प्रैक्टिसेस चलते हुए आ रहे हैं, जो कभी गवर्नमेंट ने सामने से आके लगाया नहीं है, लेकिन ये क्योंकि ये प्रैक्टिस हो रहे थे इसलिए उसको हम लोग ने स्टैब्लिश कर दिया। स्टैब्लिश कर दिया तो उसको वो क्या बन चुका है? लॉ। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, इन सब के बारे में आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन में क्या बताया गया? बोला कि लॉ जो है ना, उसमें क्या क्या आता है? ऑर्डिनेंस आता है, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स, यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। तो ये सारा चीज आ जाता है लॉ के अंदर, लॉ के डेफिनेशन के अंदर। और जब मैं कहता हूं कि लॉ इन फोर्स, लॉ इन फोर्स का मतलब होता है लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर और कंपिटेंट अथॉरिटी बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट एंड नॉट रिपील्ड। मतलब प्रेजेंट जो लॉ चल रहे हैं वो लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर और कंपिटेंट अथॉरिटी बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट एंड नॉट रिपील्ड। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो लॉ चल रहे थे, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो रिपील नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद रिपील नहीं हुआ, वो हम लोग कह रहे हैं लॉ इन फोर्स। ठीक है, समझ में आ चुका है? ओके, ये हो चुका है। अब हम लोग असली टॉपिक्स पे आएंगे जो एग्जामिनेशन में आता है। सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ लॉ, ये रीड करोगे घर में, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा रीड कर लेना है कि लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है। इसमें इवैल्यूएशन के बारे में थोड़ा बताया, मॉडर्न इम्पैक्ट के बारे में बताया, जैसे कि साइंस में क्या इम्पैक्ट हुआ, डेवलपमेंट इन साइंस, टेक्नोलॉजी, मटेरियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, ट्रांसफॉर्म लॉ। तो ये सारे जो है रिलेवेंस टू सिविल सोसाइटी में क्या रिलेवेंट है लॉ का, ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ये एक बार थोड़ा रीड कर लेना। हम लोग मुद्दे के ऊपर आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब, मीनिंग बहुत सिंपल है। ज्यूरिस्प्रूडेंस 2 वर्ड में डिवाइडेड होता है। पहला वर्ड है ज्यूरिस, उसके बाद है प्रूडेंस। ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस समझ में आ रहा है? डिराइव्ड फ्रॉम ज्यूरिस लॉ एंड प्रूडेंस दैट इज नॉलेज। ठीक है, इट इज द स्टडी, इसको हम लोग कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ लॉ, इट इज द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ लॉ। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस, किसी ने अगर पूछा कि तुम क्या पढ़ाई करते हो, तुम बताओगे हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं। उन्होंने पूछा कि ये ज्यूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, तुम बताओगे वो साइंस ऑफ लॉ है। लॉ का जो साइंस होता है वही है ज्यूरिस्प्रूडेंस। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अच्छा, ये फोकस क्या करता है? फोकस इज नॉट स्पेसिफिक स्टैट्यूट्स बट लॉ इन जनरल। अच्छा, स्टैट्यूट मतलब सर, स्टैट्यूट मतलब रिटन लॉ सेट अप बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट में जो भी प्रकार के लॉ पास होते हैं ना, लॉ बनते हैं, मतलब बिल पास होता है, फिर एक्ट बनता है, एक्ट को रेगुलेट, एक्ट को जो है जब लागू किया जाता है तब वो क्या बन जाता है? लॉ, है ना। ये एक लॉ है, नियम है, फॉलो करना है। स्टैट्यूट को कहा जाता है रिटन लॉ।
लिखित में लॉ, लिखित में लॉ जो सेटअप किया जाता है बाय लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट। अब ये लेजिस्लेटिव बॉडी अलग अलग होगा, नेशनल लेवल का होगा एंड स्टेट लेवल का भी होगा। नेशनल लेवल का अगर नेशनल लेवल का है तो उसको हम लोग कहते हैं, नेशनल लेवल का अगर है तो हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट, जिसमें दो भाग्य है, एक है तुम्हारा लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। फिर आता स्टेट, स्टेट के अंदर भी है स्टेट लेवल पे जो होता है तुम्हारा लेजिस्लेटिव बॉडी, उसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे दो दो है, एक है विधानसभा एंड विधान परिषद, ठीक है, ये दो है। अच्छा, इनमें क्या होता है सर, इनमें बनता है स्टैट्यूट, इनमें जो भी लॉ पास होते हैं ना, रिटन लॉ, इनसे निकलता है लॉ। ये है फैक्ट्री ऑफ लॉ मेकिंग, समझ में आ रहा है। यहाँ पे डिस्कस होता है, डिबेट होता है, फिर जाके वोट होता है, फिर कोई भी बिल जो है वो एज अ एक्ट बन जाता है, एज अ एक्ट बन जाता है। फिर वो एक्ट जब लागू हो जाता है तो यही है तुम्हारे लॉ, ठीक है। तो ये है रिटन लॉ, इसको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूट, ठीक है, समझे। स्टैट्यूट पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस में, बट जनरल लॉ के ऊपर भी फोकस होता है, नॉट स्पेसिफिक स्टैट्यूट्स बट जनरल लॉ, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का फोकस जो रहता है वो। अच्छा, आगे देखेंगे हम लोग अप्रोचेस टू ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का अलग अलग अप्रोच हो सकता है, एक है एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, दूसरा है सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, तीसरा है थियोलॉजिकल स्कूल। थियोलॉजिकल स्कूल के बारे में आगे देखेंगे हम लोग। एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बेंथम आता है, ऑस्टिन आता है। फिर सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमारा अलग अलग लोग आते हैं। यहाँ पे ये पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा थोड़ा अप्रोच तुमको बता दिए। मेन चीज़ जो है वो हम लोग यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे, जैसे ये सलमॉन्ड के बारे में बताया जा रहा है, सलमॉन्ड, बेंथम, ठीक है, पैटर्न्स व्यू, स्टोन्स व्यू, ठीक है, लीगल थ्योरी क्या कहता है, ये सारा ये चीज़ कहते हैं मेजर लीगल थ्योरीज एंड देयर आइडियाज। और ये छोटे मोटे लोग हैं जैसे कि पैटर्न्स व्यू, स्टोन्स व्यू, इनका थोड़ा थोड़ा थ्योरी था कि लॉ क्या है, उनके बारे में इन्होंने समझाया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो याद रखना है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कर रहे हैं हम लोग, वो है यहाँ से मेजर लीगल थ्योरिस्ट एंड देयर आइडियाज। ये थ्योरिस्ट थे, ये थ्योरी लिखते थे, और उनके क्या क्या आइडियाज है वो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जेरेमी बेंथम के बारे में। जेरेमी बेंथम एक पायोनियर था ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। जैसे आपको पता है कि एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में यहाँ पे हम लोगों ने बात किया, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बात किया बेंथम के बारे में, तो वही सबसे पहले आ जाता है जेरेमी बेंथम। क्या कहता है जेरेमी बेंथम, क्या कहता है लॉ के बारे में? दिग्गज लोग हैं, फिलोसोफर्स है, ठीक है। क्या कहता है? कहता है ये जो लॉ है ना, ठीक है, ये एक असेंबलेज ऑफ साइन है। असेंबलेज ऑफ साइन मतलब साइंस को असेंबल किया गया एक साथ, ठीक है। डिक्लेरेटिव ऑफ वोल्यूशन, कंसीव्ड और एडॉप्टेड बाय अ सॉवरेन। एक एक समझेंगे धीरे धीरे करके। क्या बताए लॉ क्या है? असेंबलेज ऑफ साइन मतलब वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू क्रिएट एंड कम्युनिकेट लॉ। समझ में आ रहा है? ये साइन जो है, यहाँ पे हम लोग जो साइन कह रहे हैं ना, असेंबलेज ऑफ साइन मतलब वर्ड। साइन के अंदर क्या क्या आता है? वर्ड्स आता है। अगर तुमको अगर कुछ लॉ समझाना है तो तुम कैसे समझाओगे? भाषा का प्रयोग करके, राइट, वर्ड्स का प्रयोग करके, सिंबल्स का प्रयोग करके। ऐसा अगर लिखा है मतलब नो है, ऐसा है तो नो है ना, समझ में आ रहा है? ऐसा है तो यस है। ये क्या है? एक प्रकार का साइन नहीं है क्या? तो ऐसे साइन का यूज करना प्लस वर्ड्स का यूज करना, ठीक है, वर्ड्स का यूज करना, ठीक है। असेंबलेज ऑफ साइन, साइन के अंदर क्या कहता है? वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज टू क्रिएट एंड कम्युनिकेट लॉ। फिर है डिक्लेरेटिव ऑफ वोल्यूशन मतलब एक्सप्रेसिंग द इंटेंशन, एक्सप्रेसिंग द इंटेंशन। डिक्लेरेटिव ऑफ वोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग द इंटेंशन। किसका इंटेंशन? कंसीव्ड और एडॉप्टेड बाय अ सॉवरियन मतलब सॉवरियन का इंटेंशन। सॉवरियन मतलब कौन? द अल्टीमेट ऑथोरिटी। हमारे केस में सॉवरियन मतलब होता है द गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बता रहे जेरेमी बेंथम? सर अच्छे से समझो देसी भाषा में।
सिंपल चीज़ है। जेरेमी बंथम कह रहा है कि लॉ क्या है, लॉ जो है ना ये वर्ड्स प्लस सिंबल्स का ना एक साथ ऑल टुगेदर लाना, एक साथ लाना, ठीक है। लाने के बाद कुछ लिखना, इनको यूज करके कुछ लिखेगा तो ना, ठीक है, पैराग्राफ लिखेगा या फिर कुछ ना कुछ तो लिखेगा। समझ में आ रहा है। और जो लिखावट है, लिखावट जो है ना ये क्या एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, डिक्लेरेटिव, क्या डिक्लेयर करता है, एक्सप्रेस करता है इंटेंशन, वोल्यूशन जो कि है इंटेंशन, इंटेंशन एक्सप्रेस करता है इंटेंशन। किसका इंटेंशन, सॉवरियन अथॉरिटी का इंटेंशन, सॉवरियन अथॉरिटी का इंटेंशन एक्सप्रेस करता है, ठीक है। सॉवरियन सर, तो फिर इसका मतलब क्या होता है, कंसीव्ड अडॉप्टेड बाय ए सॉवरियन। कंसीव्ड अडॉप्टेड मतलब उन्होंने सोचा, उन्होंने क्या चाहा, उनका क्या इंटेंशन है, वही बात है यहाँ पे। उन्होंने ये अडॉप्ट किया, उन्होंने ये बोला कि हाँ ये जो चीज़ है इसको हम लोग लॉ मानते हैं। कौन बोल रहा है सर ये चीज़, ये बोल रहा है अल्टीमेट अथॉरिटी जो कि है सॉवरियन। सिंपल समझे। तो ये क्या है, लॉ मतलब वर्ड्स सिंबल्स यूज टू क्रिएट एंड कम्युनिकेट लॉ एक्सप्रेसिंग द इंटेंशन ऑफ द सॉवरियन। सॉवरियन मतलब द अल्टीमेट अथॉरिटी, ठीक है। ऐसे पैराग्राफ में तुमने क्या ड्राफ्ट किया, लॉ ड्राफ्ट किया, ठीक है, जो कि है पहला असेंबलीज ऑफ साइंस, ठीक है। यहाँ पे साइन दिया, ठीक है, वर्ड का यूज किया, सिंबल का यूज किया, यूज करके लिख डाला यहाँ पे पूरा, यहाँ पे ड्राफ्ट रेडी किया। ड्राफ्ट का क्या इंटेंशन है, एक्सप्रेसिंग द इंटेंशन, एक्सप्रेसिंग द इंटेंशन ऑफ द सॉवरियन अथॉरिटी, वो होता है लॉ। अब तुमको अगर मैं इंडिया से रिलेटेड चीज बताऊं, इंडिया से रिलेटेड चीज बताऊं तो तुम कह सकते हो कि जितने भी लॉ बन रहे हैं उससे क्या पता लगता है, उससे पता लगता है कि जो सॉवरियन अथॉरिटी है इंडिया में उसका इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें तो तुमको समझ में आ जाएगा। पकड़ लो डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, हैवी टैरिफ लगा रहा है बाकी कंट्रीज के ऊपर, हैवी टैरिफ, टैक्स, ठीक है। किस प्रकार का टैक्स सर, अगर किसी भी इंडिया का पकड़ लो, श्रीलंका का पकड़ लो, इंडोनेशिया का पकड़ लो, जापान का पकड़ लो, चाइना का पकड़ लो, चाइना ने तो गजब कर दिया, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। इन्होंने इनके ऊपर लगा दिया हैवी टैरिफ। मतलब ये कि अगर ये जाके अमेरिका में बिजनेस करना चाहते हैं, उनका प्रोडक्ट अगर इंडिया से निकल के, चाइना से निकल के, श्रीलंका से निकल के, कहीं से भी निकल के, किसी भी कंट्री से निकल के अगर वो अमेरिका में जाके बिजनेस करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो उनको टैक्स पे करना होता है, ठीक है। जो टैरिफ बढ़ाते रहते हैं, बहुत इंक्रीज कर दिया इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने। इससे क्या होगा, इससे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे मैं तुमको समझाता हूँ, जैसे अभी इंडिया के ऊपर भी तो तुम्हारा टैरिफ, तो बहुत सारे रिसेंट इंटरव्यूज में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि हाँ इंडिया के ऊपर, इंडिया जो है इज़ अ वेरी वेरी हार्ड एंड हार्ड टू नेगोशिएट कंट्री। तो इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाया, इंक्रीज कर दिया। पहले पकड़ लो 10% था टैक्स, अभी पकड़ लो 25% है। एग्जैक्टली रेट मेरे को याद नहीं है, लेकिन 25% है फॉर एन एग्जाम्पल। इसका मतलब यह है कि उनके इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर 10% टैक्स लगता था, अब लगेगा 25%। इसका मतलब ये हो जाएगा जो कंज्यूमर है उनके एंड में, मतलब उनके कंट्री में जो बैठ के कंज्यूम कर रहे हैं इंडिया का प्रोडक्ट, वो अगर पहले 10 रुपये में खरीद रहे तो उस प्रोडक्ट को अब उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, राइट, 15 रुपये हो जाएगा फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि टैक्स जुड़ जाएगा ना प्रोडक्ट के जो सेलिंग रेट है उसके ऊपर टैक्स जो है वो जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद वो प्रोडक्ट सेल होगा, और ज़्यादा अगर इंक्रीज हो जाए तो अमेरिकन सोसाइटी के जो लोग हैं वो लोग खरीदेंगे नहीं, बोलेगा बहुत एक्सपेंसिव है, नहीं लेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अमेरिका में, अमेरिका पैसा अमेरिका के अंदर ही रहेगा, अमेरिकन जो है वो अमेरिका को गुड यूज करेगा, अमेरिका का गुड। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल मोदी गवर्नमेंट ने अगर ऐसा कर दिया कि एप्पल का प्रोडक्ट के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिए, तो जो पकड़ लो 100 रुपये का मिलता था वो 200 रुपये का मिलेगा, जो पकड़ लो 1 लाख का मिलता है वो 2 लाख का मिलेगा, फिर क्योंकि टैरिफ ही है 100%। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो अगर इतना कॉस्ट बढ़ जाएगा, इंडिया के लोग क्या करेंगे बताओ, खरीदेंगे नहीं,
क्या खरीदेंगे? माइक्रोमैक्स खरीदेंगे, इंडिया के कंपनी माइक्रोमैक्स, इंडिया का कंपनी का गुड वो खरीदेंगे। इससे क्या होगा? इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा। क्या यह गुड है फॉर द बिजनेस और द कंट्री? फॉर अ डेवलपिंग कंट्री इट इज़ नॉट गुड, फॉर अ ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री इट इज़ क्वाइट गुड फॉर देम। लेकिन बिजनेस के लिए फ्यूचर अभी तो बोल नहीं सकते जो चलो अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया डेवलपिंग है। कब इंडिया डेवलप कंट्री बन जाएगा और अमेरिका डेवलपिंग में आ जाएगा, या फिर उसका स्टेटस घट जाएगा? समझ में आ रहा है? तो वो जो चीज़ है ना, वो हो सकता है। इसलिए क्या होता है कि अगर तुम बहुत डेवलप्ड हो कंट्री तो तुम टैरिफ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास सब सामान है, तुमको बाहर देश का सामान का ज़रूरत नहीं होता है, तुम्हारे पास ऑलरेडी सब सामान है। लेकिन अगर तुम्हारा डेवलपिंग कंट्री है तो तुम ज़्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि तुमको बाहर देश के कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी है तुम्हारा। इंडिया में कोई फ़ोन कैसे अच्छा बनाएगा? अगर माइक्रोमैक्स मैं खरीदने जाऊँ, कितना बकवास फ़ोन आता है यार। मैं तो एकदम, जब माइक्रोमैक्स नया लॉन्च हुआ था ना, आई मीन फ्यू इयर्स बैक, जो मतलब सडनली माइक्रोमैक्स का कमबैक आया था, बहुत ऐड वैड चल रहा था, ठीक है। तो उस वक्त मैं एकदम देशभक्त की तरह, मतलब मेरे घर में भी एक फ़ोन का ज़रूरत था, मतलब एक्स्ट्रा फ़ोन का। तो आई थॉट कि चलो यार माइक्रोमैक्स का, मतलब वो स्पेयर के लिए रखा होता था, तो मैंने सोचा कि यार माइक्रोमैक्स का ले लेते, देखते क्या होता है। मैंने ख़रीद लिया। 6 महीने बाद इसको सॉफ्टवेयर इतना बकवास, फ़ोन नहीं चल रहा, हैंग मार रहा है, फिर उसको रख दिया मैंने। फिर कुछ कर नहीं सकते। तो इससे क्या होगा, समझे? तो हमारा जो, तो इससे मेरा प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, राइट? इससे मेरा क्या होगा? प्रोडक्टिविटी कम होगा। मैं जिस काम के लिए मैंने वो फ़ोन खरीदा था, वो काम मेरा पूरा नहीं हो पा रहा। इससे क्या होगा? इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, बुरा होगा? बुरा होगा, राइट? तो इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो पूरा हैवी टैरिफ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उनको डिपेंडेंसी है, उनका बाहर देश के टेक्नोलॉजी के ऊपर उनका डिपेंडेंसी होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये समझ में आ चुका है। ओके, ठीक है। एक्सप्रेसिंग द इंटेंशन। अच्छा, चाइना के बारे में मैंने बता रहा था। चाइना ने क्या किया? अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया, चाइना ने वापस टैरिफ बढ़ा दिया अमेरिका के ऊपर। बोले कि भैया तुमसे हम नहीं डरते, तुम होंगे किसी देश का प्रेसिडेंट, हम तुमसे नहीं डरते। पूरे सारे कंट्रीज के ऊपर, मतलब इनडायरेक्टली बोला, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे हंस दिया चाइना। बोला कि तुमने क्या टैरिफ बढ़ाए, हमने वापस टैरिफ बढ़ा दिया तुम्हारे ऊपर, क्या हो जाएगा फिर बता लो। पकड़ लो, अमेरिका ने 25% एक्स्ट्रा बढ़ाया, चाइना ने अपने साइड से 25% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना ये 25% एक्स्ट्रा बढ़ाने का। समझ में आ रहा है? अमेरिका का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। चाइना बोल रहा है भैया तुमसे डरते होंगे कोई और, हम नहीं। चलो फिर देखो। अच्छा, जेरेमी बेंथम का बात समझ में आ रहा है ना? जेरेमी बेंथम क्या बोल रहे हैं? भाई साहब क्लियरली बता रहे हैं कि वर्ड एंड सिंबल का यूज़ करके हम लोग कम्युनिकेट करते हैं लॉ। क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं लॉ। और उसी वर्ड्स एंड सिंबल, जो भी वर्ड एंड सिंबल हम लोग ने चूज किया, उससे क्या होता है? एक्सप्रेस होता है कि भैया हमारा मूड हमारा इंटेंशन क्या है। हम कौन? हम है सॉवरियन। सॉवरियन मतलब द अल्टीमेट ऑथोरिटी, समझे? फिर है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म, इसका मतलब क्या होता है? यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है बेस्ट एक्शन इज द वन दैट मैक्सिमाइज हैप्पीनेस फॉर मोस्ट पीपल। अच्छा, ये जो जेरेमी बेंथम है ना, इसने जब अपना थ्योरी वो बना रहा था, तो सिर्फ वो एक ही बात बोले क्या? डेफिनेशन ऑफ लॉ नहीं, उसने अलग अलग चीज़ें उन्होंने बताया। उनमें से आता है ये वाला चीज़। इसमें इसका मतलब ये होता है, यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है कि जो बेस्ट एक्शन होता है ना, बेस्ट एक्शन वो क्या करता है? मतलब बेस्ट एक्शन मतलब बेस्ट लॉ जो बन रहा है वो क्या करता है? वो मैक्सिमाइज करता है हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल, फॉर मैक्सिमम पीपल। अच्छा लॉ क्या है? अच्छा लॉ वो है जो सबसे ज्यादा लोगों को हैप्पी दिलाए। ये जेरेमी बेंथम का बात था। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो सही नहीं है। हाँ सही नहीं है, बहुत सारे लोगों ने सही नहीं बोला, इसलिए क्रिटिसिज्म भी आया उसके ऊपर। क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे बाद में। तो उसने सीधा बताया कि बेस्ट एक्शन इज द वन दैट मैक्सिमाइजेज हैप्पीनेस फॉर मोस्ट पीपल। ठीक है, तो बेस्ट गवर्नेंस या फिर कह लो बेस्ट लॉ मेकिंग जो है वो ये होता है कि मैक्सिमम पीपल के लिए जो हैप्पीनेस, खुशी प्रदान करे, वो होता है अच्छा, बेस्ट। मतलब ग्रेटेस्ट गुड, ग्रेटेस्ट नंबर,
सबसे ज़्यादा गुड, सबसे ज़्यादा लोगों के लिए अगर हो रहा है तो वो अच्छा है। देखो, बिलीव्ड ह्यूमंस आर गवर्न्ड बाय पेन एंड प्लेजर, द फंक्शन ऑफ लॉ शुड बी, लॉ का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइज द हैप्पीनेस ऑफ इंडिविजुअल्स लीडिंग टू द हैप्पीनेस ऑफ ऑल, द कॉमन गुड। लोगों के जो हैप्पीनेस है उसके ऊपर काम करने के लिए बोल रहा है जेरेमी बेंथम। बोले लॉ ऐसा बनाओ कि सब लोग खुश रहे। फॉर एग्जाम्पल, सब लोग क्या चाहते कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस जो है घूमे हम लोग रास्ते में। ये तो अल्टीमेट हैप्पीनेस है ना भाई मेरे, अल्टीमेट हैप्पीनेस। क्या किसको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस? किसी को नहीं चाहिए। तो अल्टीमेट हैप्पीनेस, अगर तुम आज इंडिया में वोटिंग कराओगे ना और बोलोगे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो सब लोग मैक्सिमम वोट आएगा नहीं होना चाहिए, नो। ठीक है। और ये वही बच्चे होंगे जो 16 साल 17 साल की उम्र के बच्चे होंगे ना, 12-13 साल, वो सब लोग वोटिंग करेंगे और तुमको आउट नंबर कर देंगे। तुम तो कितने 25, हाँ 25 26 27, तो तुमको आउट नंबर कर दे। तुम्हारे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है इसलिए तुमको आउट नंबर कर देंगे। ये लोग, ये जो यंग यूथ है, ये लोग वोट करेंगे, बोलेगा हाँ हाँ नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम लोगों को हैप्पीनेस मिल रहा है ना, क्योंकि 12-13 साल के बच्चे ज़्यादा है, या फिर 25 फिर 25 26 27 30 31, इन एज के लोग ज़्यादा है। ऑब्वियसली द यंगर द वंस, वो ज़्यादा है इंडिया में, यूथ बहुत ज़्यादा है ना। तो 12 13 14 15 इन साल के जो उम्र के लोग हैं ना, ये आउट नंबर कर देंगे तुमको। तो इनको पकड़ लो, कंट्री में 100 लोग हैं, 100 में से अगर 75 लोग चाहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, तो क्या हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस हटा देंगे क्या? हाँ जी, ये तो जस्टिस नहीं होगा ना, ये तो सही नहीं होगा, मॉरली सही नहीं होगा। फिर तो एक्सीडेंट्स होंगे, उनके बारे में कौन सोचते, छोड़ दो, क्योंकि मैक्सिमम लोग खुश है ना। ये कह रहा है अपना बुर्बक जेरेमी बेंथम, कह रहा है कि भैया मैक्सिमम लोग खुश होना चाहिए। इसी के ऊपर क्रिटिसिज्म भी मिला उसको। डजंट अकाउंट वेल फॉर लॉ कन्फरिंग पावर। देखो अच्छा, ये तो लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तो है ही, उसके अलावा देखो, डजंट गारंटी ओवरऑल हैप्पीनेस इंक्रीज, अंडर वैल्यूज कस्टम। कस्टम को कोई मानता ही नहीं है। जेरेमी बेंथम के केस में कस्टम को वो नहीं मान रहा है। जज जो बोलना चाहता है वो नहीं मान रहा है, इग्नोर्स जज मेड लॉ। जज कह रहा है कि ये सही नहीं होना चाहिए। जेरेमी बेंथम है, छोड़ो सही गलत, सबसे लोग ज्यादा खुश है तो वही सही है। समझ में आ रहा है? ये कह रहा है हमारा जेरेमी। ठीक है, वो सब्जेक्टिव प्लेजर एंड पेन के बारे में बात कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग प्लेजर मिल रहा है ना, एंड पेन थोड़ा कम मिल रहा है। पेन तो उनको मिल रहा होगा, 100 में से जो 25 लोग बच चुके हैं उनको मिल रहा है पेन, क्योंकि उनको तो चाहिए था ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन मैक्सिमम लोग को क्या मिल रहा है? प्लेजर मिल रहा है ना, तो वही सही है। ठीक है, और ये गारंटी भी नहीं करता ओवरऑल हैप्पीनेस इंक्रीज का। फर्दर में जब, अब देखो 75 लोग पकड़ लो ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करवा दिया, इतना एक्सीडेंट होगा। ये 75 लोग जिन्होंने बोला था ना, वोट किया था ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, वो भी सैड हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा? डिसरप्शन ही होगा, और तो कुछ नहीं। तो ये चीज़, तो दो चीज़ तुमको याद रखना है। एक है डेफिनेशन जो जेरेमी बेंथम ने बोला, दूसरा है उसका यूटिलिटेरियनिज्म, जो मैक्सिमम हैप्पीनेस मैक्सिमम लोगों का, ये इसका बात होता है। ठीक है। अच्छा, 8 एस्पेक्ट है उसका, 8 एस्पेक्ट है। ठीक है, 8 एस्पेक्ट, ये आप देखोगे बहुत फेमस है। लोग ये छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आता उनको समझ में नहीं आते 8 एस्पेक्ट है क्या। पहला एस्पेक्ट है सोर्स, दूसरा है सब्जेक्ट, तीसरा है ऑब्जेक्ट, उसके बाद है एक्सटेंट, उसके बाद है एस्पेक्ट, उसके बाद है रेमीडियल अपेंडेज, उसके बाद है एक्सप्रेशन। क्या है सर ये समझाओ। सबसे पहले जब लॉ के बारे में हम लोग बात करें ना, तो हम लोग बात करेंगे सोर्स के बारे में कि ये सोर्स आएगा कहाँ से, मतलब कहाँ से आएगा। तो सिंपल बात है, सॉवरियन का जो विल होता है, सॉवरियन मतलब अल्टीमेट ऑथोरिटी का जो इच्छा होता है, विल होता है, वही होता है तुम्हारा सोर्स। और ये जो सोर्स है ये किसके ऊपर लगेगा, मतलब सॉरी, ये जो, हाँ सोर्स मतलब क्या, वो जो लॉ बना ये किसके ऊपर लगेगा? सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लगेगा? पर्सन, थिंग्स। ठीक है, गोल क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम ये लॉ बना के तुम क्या करना क्या चाहते हो, तो गोल डिसाइड होता है। फिर है एक्सटेंट, कहाँ तक लगाओगे इस लॉ को, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर,
एरिया इन रिलेशन, ठीक है। उसके बाद एस्पेक्ट, मतलब क्या क्या चीज है, क्या क्या एस्पेक्ट है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है इस लॉ में, जैसे कि क्या क्या डायरेक्शंस है, क्या क्या सैंक्शनल पार्ट है। सैंक्शंस मतलब हाँ जी, सैंक्शन मतलब पनिशमेंट, याद रखना, सैंक्शन का मतलब होता है पनिशमेंट। तो क्या क्या एस्पेक्ट है लॉ में वो भी तो तुमको जानना होगा ना, कि क्या डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा है लॉ में, और उसके पीछे क्या सैंक्शन है, अगर वो डायरेक्शन फॉलो नहीं किया तो उसके पीछे क्या पनिशमेंट है वो। फिर आता है तुम्हारा फोर्स, मतलब मोटिवेशन टू ओबे। फिर आता है हमारा मोटिवेशन टू ओबे। मोटिवेशन टू ओबे मतलब फोर्स, समझे। फोर्स क्या बताओ, फोर्स, फोर्स लगाएगा मतलब क्यों मैं ओबे क्यों करूँ, क्योंकि तुम्हारे पीछे सैंक्शन तो है ना भाई, सैंक्शन है इसलिए तुमको फॉलो करना होगा। फिर है रेमेडियल अपेंडेज। रेमेडियल अपेंडेज मतलब जजेस के लिए कि वो क्या रेमेडी, लॉ अगर नहीं हुआ, किसी को नुकसान हुआ तो क्या रेमेडी आएगा, वो उसके बारे में बात करता है, ठीक है। सब्सिडरी लॉस फॉर जज, रेमेडियल अपेंडेज। उसके बाद है एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली कि ये सब कुछ हो जाने के बाद तुमको पता चलेगा सॉवरियन का अच्छा असली इच्छा क्या होता है। तो सिंपल वे में अगर मैं तुमको समझाऊं, यहाँ पे अगर तुमको लिखवा के समझाऊं, तो लॉ जो है ना भाई मेरे, देखना, लॉ जो है ये इसका 8 एस्पेक्ट होता है। पहला होता है सोर्स, कि कहाँ से आएगा लॉ। तो जेरेमी बेंथम कहता है भैया एक ही इंसान है, अल्टीमेट ऑथोरिटी, सुप्रीम लीडर, ठीक है, सॉवरियन विल, ठीक है, उसका जो सुप्रीम लीडर लिख देता हूं मैं, उसका जो विश है वही होगा, पूरा होगा, है ना। जैसे कि गवर्नमेंट, इंडिया के केस में गवर्नमेंट, ठीक है। फिर फिर आता है तुम्हारा फिर हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। लॉ का सब्जेक्ट क्या होगा, मतलब किन के ऊपर लागू होगा, कौन से वो लोग हैं, पर्सन है, या फिर गाड़ी के ऊपर लागू होगा, थिंग्स है, किसके ऊपर ये लॉ लागू होगा, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्ट, इस ये लॉ लागू करके तुम क्या अचीव करना चाहते हो, तुम्हारा गोल क्या है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा एक्सटेंट, कहाँ तक एक्सटेंट होगा, हाँ जी, जुरिस्डिक्शन कह सकते हो इसको लीगल भाषा में, या फिर एरिया लिख लेते हैं अगर तुमको समझ में आ जाए, एरिया कहाँ तक ये जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बताओ ना, दिल्ली तक रहेगा या फिर तुम्हारा पंजाब पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर आता है एस्पेक्ट, इसमें क्या क्या है, क्या क्या है, मतलब क्या करने के लिए बोला है, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, ठीक है, क्या क्या है इसमें, क्या क्या डायरेक्शंस है, क्या क्या डायरेक्शंस है। और सैंक्शनल पार्ट भी, मतलब पनिशमेंट, लॉ के अंदर पनिशमेंट भी तो लिखा होगा, समझ में आ रहा है। फिर आता है फोर्स, इसको फॉलो क्यों करे, ठीक है। मोटिवेशन टू ओबे, मोटिवेशन, अब ये जो मोटिवेशन है ये तो मोटिवेशन रहेगा, या तो तुम्हारा हो सकता है कि हाँ तुम बहुत प्योर इंसान हो, तुम लॉ फॉलो करना चाहते हो, या फिर तुमको पनिशमेंट के डर से तुम लॉ फॉलो करोगे, समझ में आ रहा है। फिर आता है रेमेडी, किसी को अगर नुकसान हुआ तो उसका रेमेडी क्या रहेगा। फिर आता है एक्सप्रेशन, मतलब ये लास्ट में कहता है, एक्सप्रेशन जो है लास्ट में ये वो बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम लीडर है हमारा यहाँ पे, मतलब सॉवरियन बॉडी, सॉवरियन मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी जो है, अल्टीमेट अथॉरिटी, उनका मंशा क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब विल ऑफ द सॉवरियन, क्या ये समझ में आ रहा है। तो मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ, जेरेमी बेंथम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन बहुत बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि 100 स्टूडेंट अगर है, 100 स्टूडेंट में से 90 स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है जेरेमी बेंथम का छोटा छोटा जो पार्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इनका कुछ भी पता नहीं होता उनको। और मैंने नोट्स इतना ईजी बनाया कि तुमने एक बार पढ़ लिया तुमको याद आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है, जेरेमी बेंथम समझ में आ रहा है। फिर आते हैं हम लोग ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन में, बहुत ईजी है। जॉन ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन क्या है बताओ। जॉन ऑस्टिन एक पॉजिटिविस्ट था, उसने बताया कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, उसने निकाला, इन्वेंट किया कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, उसका लॉ ही का नाम है कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, ऐसे कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं बताओ, ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, ठीक है। ये फोकस क्या करता है, व्हाट लॉ इज, नॉट इट्स फेयरनेस,
फोकस करता है कि लॉ क्या है, ना कि ये लॉ फेयर है कि नहीं, इसके ऊपर फोकस नहीं करता। फोकस करता है कि लॉ क्या है। समझे? फिर आता है डेफिनेशन ऑफ लॉ। क्या कहता है जॉन ऑस्टिन? कहता है लॉ एक कमांड है। कमांड किसने दिया? सॉवरियन, सुप्रीम लीडर, अल्टीमेट अथॉरिटी ने दिया, सॉवरियन ने दिया, जिसके पीछे सैंक्शन लिखा है। लठ लेके खड़ा है सॉवरियन अथॉरिटी। अगर नहीं माना तो लठ लेके देंगे पिछवाड़े पे। समझ में आ रहा है? तो लॉ क्या है? एक प्रकार का कमांड है। किसने दिया? सॉवरेन अथॉरिटी ने। नहीं किया तो क्या करोगे? सैंक्शन लगा देंगे। यही बात करता है जॉन ऑस्टिन। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। फिर देखो, 3 मेजर फीचर है इसका। पहला है कमांड, दूसरा है गिवन बाय सॉवरेन, तीसरा है सैंक्शन लगा देना। फिर कमांड, कमांड का मतलब, सॉवरेन का मतलब, सैंक्शन का मतलब बहुत ईजी है। कमांड मतलब विश बाय द सुपीरियर डायरेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है? सुपीरियर कौन है? सुपीरियर यहाँ पे सॉवरेन अथॉरिटी है, सॉवरेन है। सॉवरेन कौन है? अ पॉलिटिकल सुपीरियर, जिसका, बताओ ना क्या, जिसका सत्ता है वही। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे बच्चों को समझाने के लिए लिखा है, देखो ना, हु रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडियंस बट डज नॉट हैबिचुअली ओबे अदर्स। मतलब क्लास ए के बच्चे को समझा रहे, एलकेजी यूकेजी बच्चों को समझाने के लिए बोल रहे। क्या बोला? भाषा देखो इनका, लिखे रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडियंस। सब लोग इसको ओबे करते हैं, लेकिन वो किसी को ओबे नहीं करता। वही है द सुप्रीम लीडर, सोवरियन अथॉरिटी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो बच्चों को समझाने के लिए लिखा यहाँ पे। फिर है सैंक्शन। सैंक्शन मतलब कमांड को वायोलेट किए तो उसके पीछे इविल कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा। क्या रहेगा? कॉन्सिक्वेंसेस। सैंक्शन मतलब पनिशमेंट। सैंक्शन मतलब पनिशमेंट। समझे? क्रिटिसिज्म देखो, डजंट कवर वेलफेयर। वेलफेयर के बारे में बात ही नहीं करता, पब्लिक के भलाई के वाले बारे में बात ही नहीं करता, सिर्फ सुप्रीम लीडर करता रहता है ऑस्टिन। ठीक है, फिर इग्नोर्स जज मेड लॉ, डजंट रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। ठीक है, फिर बेनिफिट कॉन्फरिंग लॉस, मॉडर्न सॉवरियंस आर लिमिटेड। मॉडर्न सॉवरियंस आर लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब यहाँ पे जो ये सुप्रीम लीडर अल्टीमेट रूलर, ठीक है, जिसको हम लोग सॉवरेन कहते हैं, अल्टीमेट अथॉरिटी, इंडिया में क्या है? इनके पास पूरा पावर है क्या? नहीं। आजकल का जो गवर्नमेंट चल रहा है ना, उनका सॉवरेन का जो पावर होता है वो लिमिटेड रहता है। कौन लिमिट लगाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। समझे? आज अगर मोदी जी चाहे कुछ भी पास कर सकते हैं? नहीं, उनको उनको बिल लेकर आना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बिल लेकर जाओ सबसे पहले, फिर उस पर वोटिंग करो, डिबेट करो, चर्चा करो, फिर वोटिंग करने के बाद जो अगर पास, सब लोग पास राजी हुए, तब जाके पास करो। तो ये क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। तो इसको तो हम लोग सुप्रीम लीडर कैसे बोलेंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है तो? एकदम झट से कर दिए। समझ में आ रहा है? साउथ कोरिया का जो तुम्हारा वहां पे लीडर है उसके जैसे, आज बोल दिया अभी के अभी, तो अभी के अभी से लागू हो जाएगा। इस प्रकार से अगर कुछ हो रहा है तो हम लोग सुप्रीम, तो आजकल के मॉडर्न जो सॉवरियंस है वो तो लिमिटेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास ज्यादा पावर होता नहीं है। समझ में आ चुका है? फिर हम लोग बात करेंगे जॉन सलमान। अच्छा, क्या बताया जॉन ऑस्टिन ने? 3 ही चीज याद रखना हमेशा। जॉन ऑस्टिन 3 ही चीज के बारे में बात करता है। कहता है कि भैया कमांड है। कमांड कौन देता है? सुपीरियर देता है। सॉवरियन बॉडी कमांड देता है, मतलब ऑर्डर देता है सॉवरियन बॉडी, जिसको फॉलो ना करने पे तुम्हारे पिछवाड़े पे लग जाता है सैंक्शन। समझ में आ रहा है? ये बात तुमको याद रखना है। फिर आता है जॉन सलमॉन्ड। सलमॉन्ड बहुत बहुत बवाल चीज। क्या कहता है? सिंपल वर्ड में अगर मैं तुमको समझाऊं, सलमॉन्ड भोले इंसान। सलमॉन्ड कहता है, सलमान भाई हमारे क्या कहता है? लॉ मतलब जस्टिस। कहते हैं कि लॉ जो है वो जस्टिस का दूसरा रूप होता है। ऐसा कहते हैं भैया जॉन सलमॉन्ड। कहते क्या कहते? लॉ जो है वो जस्टिस का दूसरा रूप होता है। लॉ जो है वो जस्टिस का दूसरा रूप होता है। ये क्या कहता है? कौन कहता है? जॉन सलमॉन्ड कहते हैं लॉ जो है वो जस्टिस का दूसरा रूप होता है। नॉर्मली बोला जाए, जॉन सलमॉन्ड जो है वो लॉ और मोरालिटी के बीच में कंपटीशन लगा देता है, वर्सेस लगा देता है। बोलता है कि
लॉ जो है वो स्टेट रूल्स सेट करते हैं, उसी को लॉ कह रहे हैं हम लोग, समझे? स्टेट मतलब कंट्री, वो जो रूल्स सेट कर रहे हैं, जो नियम बना रहे हैं, उसी को हम लोग लॉ कहते हैं। जो डिफरेंस है मोरालिटी से, मोरालिटी जो है वो सोशल वैल्यूज है, समझ में आ रहा है? मोरालिटी से डिफरेंट है लॉ। लॉ मोरालिटी से नहीं चलता, लॉ चलता है रूल्स से जो बनाते हैं बाय द स्टेट, और मोरालिटी जो है वो सोशल वैल्यूज है, दोनों अलग अलग चीज है, ये कह देता है जॉन। अब तुम कहोगे, तुमसे अगर किसी ने पूछ लिया कि भैया सुनना, तुम जो इतने अच्छे कपड़े पहन के, फिर गाड़ी गाड़ी निकाल के, ठीक है, तो एकदम एकदम प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करके तुम गाड़ी चलाते हो, हेलमेट वगैरह लगा के, सर गाड़ी के अंदर हेलमेट, अगर टू व्हीलर भाई मेरे, टू व्हीलर के चला रहे हो तो तुम हेलमेट लगा के जो है चलाते हो, तुम पूरा ट्रैफिक रूल फॉलो करते हो, ठीक है, क्यों? तुमसे अगर किसी ने पूछ लिया, कहता है भैया ये मेरा वैल्यूज़ है, ये मेरा सोसाइटियल वैल्यूज़ है, ये मेरा मोरालिटी है, समझे? जॉन सलमान को पूछने जाओ तुम, वो बोलेगा भैया ये मोरालिटी वोरालिटी कुछ नहीं है, ये स्टेट का रूल है और तुमको फॉलो करना है, ये लॉ है, समझा? ये दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता है जॉन सलमान। जॉन सलमान कहता है कि नॉट ऑल लॉस आर बेस्ड ऑन मोरालिटी, सारे लॉस मोरालिटी की बेसिस पे नहीं होते। मोरालिटी करेक्ट है, मोराली देखो, मोरालिटी की बेसिस पे लॉ नहीं बनते, लॉ बनते हैं क्या जस्टिस है उसके ऊपर, मॉरली क्या सही है उसके ऊपर लॉ नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब तुमको बताऊं, ये जो अमेरिका में फॉर एग्जाम्पल ये जो LGBTQXYZ चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी चल रहा है, इसके सपोर्ट में बहुत बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी हैं इसके सपोर्ट में। वो लोग क्या कह रहे हैं कि मॉरली हमको इनको सपोर्ट करना है, मॉरली इनको सपोर्ट करना है, मॉरली इनके लिए लॉ बनाना है, ठीक है, मॉरली, समझ में आ रहा है? क्यों क्यों लॉ बनाना है? क्योंकि मॉरली हमको इनको सपोर्ट करना है इसलिए। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है? कहता है कि भैया सारे मॉरल वैल्यूज से हम लोग लॉ नहीं बना सकते, नॉट ऑल मॉरल वैल्यूज बिकम्स लॉ, तुम्हारा मॉरल वैल्यू तुम्हारे ऊपर रखो, हम जस्टिस फॉलो करेंगे, क्या ये जस्टिस है कि नहीं? क्योंकि भैया अमेरिका में देखोगे तो भैया ये जो कन्वर्टेड जेंडर्स है, जैसे कि जो मेल थे वो अभी फीमेल हो चुके हैं ऑपरेशन वगैरह करा के, जेनेटिक्स तो चेंज हुआ नहीं, हड्डी भी चेंज नहीं हुआ, मतलब बोन स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ऊपर फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, हार्मोन कंट्रोल में आ चुका है वो सारा चीज़, ठीक है, फीमेल हो गए वो लोग आफ्टर ऑपरेशन एंड ऑल दैट स्टफ। फिर वो लोग विमेन स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहे हैं अभी, और तुम देखोगे तो बहुत एरियाज में विमेन स्पोर्ट में वो लोग पार्ट ले भी रहे हैं, कंटिन्यू चल भी रहा है ये चीज़, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? इनजस्टिस है ना वुमेन्स के लिए, क्योंकि जेनेटिकली वी आर नॉट सेम, जेनेटिकली वी कैन नेवर बी सेम। मेन जो है वो थोड़ा स्ट्रांगर होता है जेनेटिकली, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनका बोन डेंसिटी, उनका बोन का जो फिर तुम्हारा कितना बड़ा है क्या है नहीं है, ये सारा चीज़ जो है ये मेन का ज़्यादा है। तो मैन एंड वीमेन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन वन स्पोर्ट एट द सेम टाइम, समझ में आ रहा है? क्योंकि उनका फिजिकल कैपेबिलिटीज अलग होते हैं, अंडरस्टूड? तो हम लोग मोरली इनको सपोर्ट करने के लिए क्या अनजस्टिस करने लग जाए क्या? समझ में आ रहा है? तो जॉन सलमॉन जो है ना वो एकदम डोनाल्ड ट्रम्प जैसा है। फिर क्या क्या है, क्या कहे, क्या बोले, अ लॉ वर्सेस द लॉ। अच्छा, उन्होंने और एक चीज बताया, बोला अ लॉ अलग है, द लॉ अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। अ लॉ मतलब स्पेसिफिक लॉ को बोला जाता है अ लॉ, कोई स्पेसिफिक लॉ, और द लॉ मतलब अंटायर बॉडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल, उनको कहा जाता है द लॉ। फॉर एग्जाम्पल तुमको समझाता हूँ, स्पेसिफिक लॉ अगर मैं बोलूँ तो स्पेसिफिक एक्ट, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट, ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार का लॉ है, कंपनीज को चलने के लिए ये फॉलो करना होगा, तो ये है अ लॉ। और लेटर में जो है ये द लॉ, ये है पूरा बॉडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। एक कंट्री चलने के लिए जितने सारे
एक्ट्स है, लॉ है, सबको एक साथ मिला के हम लोग कहते हैं द लॉ ऑफ द लैंड। क्या कहते हैं हम लोग भाई मेरे? हाँ जी बताओ ना। हम लोग ये नहीं कहते द लॉ ऑफ द लैंड, तो हम लोग अ लॉ क्यों नहीं कहते? हम लोग कहते हैं द लॉ। क्यों? मतलब सारे लॉ को मिला के कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे द लॉ। तो कहते हैं दोनों जो है वो अलग अलग हैं। अ लॉ एंड द लॉ सेम नहीं है। अ लॉ जो है वो एक स्पेसिफिक लॉ है, द लॉ जो है वो एक एंटायर बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, ये कुछ वो लोग ना बता के जा रहे हैं, नियम बता के जा रहे हैं, सो दैट जो लॉ मेकर्स है इनका बात सुन के अच्छे से लॉ बनाएंगे। समझे? अ लॉ नैरोअर है, द लॉ ब्रॉडर है, याद रखना। द लॉ देख, अच्छा, अ लॉ द लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल अप्लाइड बाय द स्टेट। ठीक है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स मतलब बहुत सारे लॉस मिला के जो स्टेट अप्लाई कर देता है उसको हम लोग कहते हैं द लॉ। ठीक है, फिर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। स्टेट का, अब सुनो और एक चीज बताता है, और एक चीज बताते हैं भाई, इतना जल्दी छोड़ेंगे नहीं। दो दो चीज बता दी और एक तो है उनका डेफिनेशन, पर्पस जो बताए यहाँ पे, डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस। अच्छा, जॉन सलमॉन ना तीन तीन चीज बता के गए, ये लास्ट चीज हम तुमको बताएंगे। एक बताए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, क्या बोले? बोले स्टेट जो है ना, गवर्नमेंट, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है पता है? उसका प्राइमरी फंक्शन है जस्टिस दिलाना और कुछ नहीं। स्टेट का प्राइमरी फंक्शन होना चाहिए जस्टिस दिलाना। भले ही उस टॉपिक से रिलेटेड कोई लॉ बने हो ना बने हो, फिर भी स्टेट जो है उसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो है जस्टिस दिलाना। बोलता है कि जस्टिस जो है ना वो बिना किसी लॉ, एस्टैब्लिश्ड लॉ के भी जस्टिस हो सकता है। ठीक है, समझेंगे, पढ़ेंगे, देखो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मेंटेनिंग राइट विद इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी यूजिंग स्टेट फोर्स, कंसिडर द प्राइमरी टास्क ऑफ द स्टेट। प्राइमरी टास्क क्या है स्टेट का? हाँ जी, मेंटेनिंग राइट विद इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी यूजिंग स्टेट फोर्स। पॉलिटिकल कम्युनिटी मतलब हमारे सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, वहां पे राइट मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है, पीस मेंटेन करके रखने के लिए। कैसे मेंटेन करेंगे? स्टेट का फोर्स लगा के, स्टेट के पास जो भी पावर्स है वो लगा के। तो क्या है प्राइमरी टास्क, क्या है स्टेट का? हाँ जी, स्टेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? जस्टिस दिलाना। ठीक है, लॉ आर सेकेंडरी, समझे? लॉ आर सेकेंडरी, जस्टिस कुड बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट प्री एस्टैब्लिश्ड लॉ। क्या क्या है? कौन कहता है? कौन कहता है? हमारे प्यारे सलमान भाई। सलमान भाई क्या कहता है? लॉ जो है ना वो सेकेंडरी है, पहला है जस्टिस। क्या कहता है शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो? जस्टिस विदाउट प्री एस्टैब्लिश लॉ आर पॉसिबल। ये कौन कह के जाता है? इतना बड़ा बड़ा शब्द कौन यूज करके जाता है? सलमान भाई कहता है कि जस्टिस दिलाओ, तुम्हारा स्टेट का प्राइमरी फंक्शन जो है वो जस्टिस दिलाना। समझे? समझ में आ रहा है? लॉ जो है वो सेकेंडरी है, पहला प्राइमरी फंक्शन है जस्टिस दिलाना। जो मैंने तुमको यहाँ पे बताया था LGBTQ वाला जस्टिस वाला, जो मैंने तुमको बताया, सलमान भैया सीधा जस्टिस के बारे में बात करते, बोला कि लॉ फॉर छोड़ो, जस्टिस दिलाओ, जस्टिस। समझे? लॉ के बिना भी जस्टिस मिल सकता है। तो तुमको जैसे इक्वालिटी के बारे में तुमको समझाया था यहाँ पे मैंने, यही जॉन सलमान कहता है। तो जॉन सलमान एग्जामिनेशन में पूछ लिए तो क्या लिखोगे? बोलोगे कि सलमान भैया एकदम जस्टिस के दीवाने। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिख दोगे, सलमान भैया जस्टिस के दीवाने। दूसरा लिखोगे सलमान भैया लॉ वर्सेस मोरालिटी के बीच में एक लाइन, लकीर खींचता है, कहता है कि रूल ऑफ द स्टेट होता है लॉ एंड सोसाइटी के वैल्यूज होता है मोरालिटी। बोल दिए। फिर लिखोगे सलमान भाई जो है उन्होंने अ लॉ एंड द लॉ के वो बीच में भी डिफरेंस क्रिएट किया। बोला अ लॉ जो है वो एक लॉ है एंड द लॉ जो है वो एंटायर बॉडी है। ये बताया हमारे सलमान भाई ने। फिर बताओगे इसके पीछे नीचे में लिख दोगे कि अ लॉ जो है वो तो नैरोअर है एंड द लॉ जो है वो तो ब्रॉडर है। ठीक है, फिर और एक लास्ट चीज लिख दोगे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। बोलोगे पहला प्राइमरी फंक्शन हमारे नरेंद्र भाई मोदी का क्या है? सलमान भाई के हिसाब से उनका प्राइमरी फंक्शन है पीस। ठीक है, प्राइमरी टास्क है जस्टिस दिलाना।
ठीक है, लॉ सेकेंडरी है, लॉ तो बनते रहेंगे, जस्टिस दिलाओ सबसे पहले, समझे। और उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस विदाउट प्री स्टैब्लिश्ड लॉ आर पॉसिबल, जस्टिस कुड बी एडमिनिस्टर्ड, जस्टिस कुड बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट प्री स्टैब्लिश्ड लॉ। इसी का तात्पर्य ये होता है जो मैंने इजी शब्द में लिख रखा है। सर जेआईजीएल में इतना कॉम्प्लिकेटेड भाषा कैसे लिखेंगे? कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जितना भी मैंने यहाँ पे लिखवाया है ना वही लिख के आ जाओ, फुल मार्क्स मिलेगा। सिर्फ ये सारी चीज़ लिखना है, अ लॉ दी लॉ, ये सारा लिखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस, इसको एक्सप्लेन करो। जेआईजीएल में खुद का भाषा यूज़ करो, और कुछ नहीं चाहिए होता है भाई मेरे, तुमको खुद का भाषा यूज़ करना है जेआईजीएल में, और कुछ नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, क्रिटिसिज्म में मिला, क्रिटिसिज्म में बोले नॉट ऑल लॉ आर जस्ट, सब लॉ जस्ट नहीं, जस्टिस नहीं होता, नॉट ऑल लॉ आर जस्ट। वो तो बोल रहा है जस्टिस दिलाओ, जस्टिस दिलाओ, कौन कह रहा है? सलमान भाई बोलता है जस्टिस जस्टिस जस्टिस। जस्टिस दिलाने के लिए जो भी लॉ बनाना पड़े तुम बनाओ, लेकिन हर लॉ जस्टिस नहीं दिलाता, हर लॉ जस्टिस नहीं दिलाता। लॉ का असली पर्पस जो है वो सिर्फ जस्टिस दिलाना नहीं होता है, ठीक है। लिमिटिंग jurisprudence टू नेशनल सिविल लॉ कॉन्ट्राडिक्ट्स द यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ जस्ट, ठीक है। तो अब सलमान भैया कहता है कि हमारे देश में भैया जस्टिस दिलाओ, तो हमारे देश में जो जस्टिस है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो मान्यता है वो किसी और देश में लागू ना हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि तुम जो सिविल लॉ के बारे में बात कर रहे हो वो तो हर कंट्री का अलग अलग है ना, तो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है, इसलिए बहुत क्रिटिसिज्म मिला इसको। बोला कि जस्टिस जो है वो तुम जो कह रहे हो जस्टिस दिलाओ विदाउट थिंकिंग अबाउट लॉ, लॉ नहीं चाहिए, जस्ट सिर्फ जस्टिस दिलाओ, जस्टिस के लिए जो भी लॉ सही है वो सही है, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी टाइम तुम्हारे लिए जो जस्टिस है, तुम्हारे लिए जो जस्टिस है वो मेरे लिए शायद जस्टिस ना हो, मैं किसी दूसरे कंट्री का बिलोंग करता हूँ, समझ में आ रहा है। तो ये यूनिवर्सल कंसेप्ट होगा ही नहीं, इसलिए क्रिटिसिज्म मिला इसको। लेकिन काफ़ी भाई ने, सलमान भाई ने काफ़ी सही सही बात बोल के गए, राइट। इसके अलावा देखेंगे रॉस्को पाउंड, रॉस्को पाउंड, रॉस्को पाउंड, क्या बताओ? रॉस्को पाउंड, रॉस्को पाउंड क्या कहता है? एक शब्द में बताओ, एक सेंटेंस में बताओ सर, रॉस्को पाउंड क्या कहना चाहता है? रॉस्को पाउंड सिंपल भाषा यूज किए बोलेगी, एम्ड टू अप्लाई अ साइंटिफिक अप्रोच टू लॉ दैट डेवलपिंग अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नीड्स बाय साइंटिफिक अप्रोच। क्यों? क्योंकि रॉस्को पाउंड सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बात करता है। कहता है कि ये जो लॉ है ना वो साइंटिफिक अप्रोच से तुमको बनाना चाहिए। जैसे जैसे डेवलप होगा तुम्हारा सोसाइटी, वैसे वैसे तुम्हारे लॉ जो है तुम्हारे सोसाइटल नीड्स को मद्देनजर रखते हुए, तुम्हारा साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हुए तुमको लॉ को चेंज करना है, लॉ को डेवलप करना है। क्या ये समझ में आ रहा है? और इसी कारणवश इतना बड़ा टैगलाइन उसको उसके नाम के आगे लग गया, सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, कहता है रॉस्को पाउंड, सोशियो इंजीनियरिंग वाले बाबा, रॉस्को पाउंड वाले बाबा, सोशियो इंजीनियरिंग वाले बाबा। रॉस्को पाउंड का तुमको यही लिखना है, रॉस्को पाउंड का तुम्हारा थ्योरी बहुत अच्छे से लिख देना है कि थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, कहता है रॉस्को पाउंड। वो लॉयर्स को इंजीनियर्स के साथ कंपेयर करता है, कहते हैं कि जैसे इंजीनियर्स नहीं है वो क्या बनाते हैं, वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, ट्रेन्स बनाते हैं, ट्रैक्स बनाते हैं, तो ब्रिज बनाते, कितना सारा चीज बनाते हैं, कौन? इंजीनियर्स। उसी प्रकार से लॉयर्स जो है ना, लॉयर जो है वो भी इंजीनियर है। वो क्या करते हैं? वो सोसाइटी में वो नियम स्टैब्लिश करते हैं, सोसाइटी में ये वेलबींग स्टैब्लिश करते हैं, नियम लॉ लागू करता है, ठीक है। लॉयर्स और इंजीनियर सेम है, इसलिए उसको कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग समझ में ना, सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, सोशल इंजीनियर हमारे, ठीक है। रॉस्को पाउंड वाले बाबा सोशियो इंजीनियरिंग है। और वो कहता है कि ये जो हम लोग लॉ बना रहे हैं ना, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए मैक्सिमम वांट्स को हम लोग सेटिस्फाई करें। वांट्स मतलब चाह, किसी भी लोग का जो चाह होता है, मतलब मैं ये चाहता हूं, तुम वो चाहते हो, ये चाह, मैक्सिमम चाह को तुम एड्रेस करो, सेटिस्फाई करो, सेटिस्फाइंग मैक्सिमम वांट्स विथ मिनिमम फ्रिक्शन एंड वेस्ट। कम झगड़ा करके, कम फ्रिक्शन करके, कम वेस्ट करके
तो मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करो, यही है सोशियो इंजीनियरिंग। ठीक है, बैलेंसिंग करना, कंपीटिंग इंटरेस्ट, तुम कुछ एक चाहते हो, हम कुछ एक चाहते हैं, हमारे बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है रॉस्को पाउंड। वो बात करता है थ्योरी ऑफ सोशियो इंजीनियरिंग या फिर सोशल इंजीनियरिंग, कहता है कि दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना ही हमको हमारा उद्देश्य है। समझे, यही तुमको याद करके जाना है और कुछ नहीं। बाकी ये रीड कर लेना, यहाँ ये वाला पोर्शन रीड कर लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंडिविजुअल का अलग है, पब्लिक का अलग है, सोशल का अलग है। एक बार रीड कर लेना, कुछ मतलब ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, रीड कर लेना। जितना मैंने पढ़ाया उतना अगर लिख के आ जाओगे तब भी काफ़ी है। ठीक है, थोड़ा खुद से एक्सप्लेन कर लेना। क्रिटिसिज्म इसलिए मिला क्योंकि पाउंड का जो थ्योरी है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है जज को देन लेजिस्लेचर। समझ में आ रहा है? देन लेजिस्लेचर। जज क्या करता है, दो इंसानों के बीच में सुलह करता है, इसी को कहा जाता है सोशियो इंजीनियरिंग। ठीक है, सोशियो इंजीनियरिंग इसी को कहा जाता है सोशियो इंजीनियरिंग। तो पाउंड भैया जो है वो जज के सपोर्ट में ज़्यादा है, गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू जजेस देन लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो जजेस को दिया जाता है अकॉर्डिंग टू पाउंड भैया। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक सोशल इंटरेस्ट इज क्वेश्चनेबल, क्योंकि देखो किसका क्या इंटरेस्ट है ये जानना बहुत क्वेश्चनेबल वाला बात है। क्यों? तुम देखो लोगों का इंटरेस्ट क्या है, उसके हित में तुम काम करो। लोगों का इंटरेस्ट क्या है, उसके हित में तुम काम करो। समझ में आ रहा है? उनके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए काम करो, यही तो कहता है रॉस्को पाउंड। तो हमारे पास ये जो डेटा है ना बहुत लिमिटेड है। हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक आदमी से पूछे कि भैया तुम क्या चाहते हो। तो लिमिटेड लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट हैज लिमिटेड हेल्प इन डिसाइडिंग स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स। समझे भाई मेरे? लिमिटेड लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट हैज लिमिटेड हेल्प इन डिसाइडिंग स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स। तो हम लोग झगड़ा कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास डेटा ही कम है, लिमिटेड लिस्ट है हमारे पास, ज़्यादा है ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो इंटरेस्ट के बारे में बात करता है ना, और इंटरेस्ट का तो हर चीज़ का अलग अलग है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग होता है, पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। पब्लिक का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, सोशल इंटरेस्ट अलग अलग है, समझे? और ये बैलेंसिंग इंटरेस्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इंटरेस्ट बिल्ड करना, इंटरेस्ट को पता कैसे लगेगा? इंटरेस्ट से हम लोग जस्टिफिकेशन, हम लोग जो है जजमेंट देंगे, तो इंटरेस्ट पता कैसे लगेगा? हमारे पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड लिस्ट है, तो इसलिए क्रिटिसिज्म। अब बोलेगा कोई बंदा, बोलेगा सर ये जो इंटरेस्ट है ना वो सर आप एक काम करो, FB पे पोल डाल दो, ट्विटर पे पोल डाल दो, सर पता चल जाएगा। भैया तुमको क्या लग रहा है ये जेनरी बेंथम, सॉरी रॉस्को पाउंड जो है ये आज के है क्या? बहुत 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 साल पहले का लोग है भाई। तब के टाइम पे तुम जनरली लोगों से पूछ नहीं सकते थे कि इंटरेस्ट कैसा है। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं भाई हम लोग, तुमको तो पहले बता दिए थे लेक्चर के। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? हिस्ट्री। भाई मेरे सोच रहा है आज का डेट का चीज पढ़ रहा है, नहीं भाई मेरे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, याद रखियो। अच्छा, उसके बाद देखो, हो गया, ये हो गया। फिर HLA हार्ट जो है बहुत बढ़िया है, एक ही लाइन पढ़ो। ही सेपरेट्स लॉ वर्सेस मोरालिटी, कहता है कि लॉ अलग है, मोरालिटी अलग है। सिंपल चीज। HLA हार्ट भैया एकदम पॉजिटिविस्ट है, कहता है लॉ अलग है, मोरालिटी अलग है। लॉ जो है, लॉ एज इट इज शुड बी सेपरेट फ्रॉम लॉ एज इट ऑट टू बी। मतलब लॉ एज इट मतलब कि लॉ क्या है और लॉ क्या होना चाहिए था, ये जो है दोनों अलग अलग चीज है। ये दोनों अलग अलग चीज है, समझ में आ रहा है? क्योंकि तुमको, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात करूँ मैं, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात करूँ। सरकार कह रही है कि भैया जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वही ड्राइव कर सकते हैं, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस तुम ड्राइव नहीं कर सकते। मेरे को मॉरली ये सही नहीं लगा। मेरे को चाहिए था कि जो 25 साल के ऊपर है वो ड्राइव कर सकते, फॉर एग्जाम्पल। ये मेरे को लग रहा है, मॉरली मेरे को ये करेक्ट लग रहा है। तो लॉ क्या है?
HLA हार्ट भैया क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि बुर्बक तुमको मॉरली जो लग रहा है, जो होना चाहिए था, लॉ एज इट ऑट टू बी, ठीक है, ऑट टू बी, वो नहीं है लॉ। लॉ तो जो है वो है, लॉ ये है और यही है लॉ। लॉ तो डिफरेंस बता रहे ना, कि सेपरेट बता रहे कि लॉ जो है, जो जो लॉ है वही लॉ है, लॉ वो नहीं है जो तुम चाहते हो उसको होने के लिए। अरे भाई शायरी, लॉ एज इट इज एज इट इज एज इट इज शुड बी सेपरेट फ्रॉम लॉ एज इट ऑट टू बी। समझ में आ चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बहुत बवाल। ओके, तो ये क्या है, सेपरेट सेपरेट करता है, पॉजिटिविस्ट है, ये सेपरेट कर देता है लॉ को एंड उसके लॉ वर्सेस मोरालिटी को सेपरेट कर देता है। समझ में आ चुका है, फटाफट कंप्लीट करेंगे हम लोग। फिर आता है हेंस केल्सन। हेंस केल्सन क्या कहता है, हेंस केल्सन भैया एकदम प्योर हार्टेड इंसान, थ्योरी ऑफ लॉ देता है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। क्या कहता है, कहता है सिस्टम ऑफ नॉर्म्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम सोशल, मॉरल, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। सिस्टम ऑफ नॉर्म्स, सर नॉर्म्स मतलब रूल्स, स्टैंडर्ड्स, जो गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्न करता है, गवर्नमेंट लागू करता है, और लागू करने पर क्या होता है, ये गवर्न करता है बिहेवियर इन अ सोसाइटी। तुम कैसे चलोगे, तुम कैसे जाओगे, तुम कैसे दौड़ोगे, तुम किस प्रकार से बिहेवियर रखोगे, पब्लिक में तुम्हारा बिहेवियर क्या होगा, वो नॉर्म्स सेट करते हैं। और नॉर्म्स मतलब वही रूल्स एंड स्टैंडर्ड। तुम पब्लिक में बिना कपड़े पहने हो तुम जाके यूरिका कह के तुम नाच नाच के घूम नहीं सकते। समझ में आ रहा है ना, पब्लिक बिहेवियर डिसाइड करता है नॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि सिस्टम ऑफ नॉर्म्स, ये नॉर्म का जो सिस्टम है वो अलग है, भिन्न है, वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है, सोशल, मॉरल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस से, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो नॉर्म्स है, जो रूल्स बनाते हैं तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, वो किसी सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं करते हम लोग, किसी मोरालिटी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं करते, किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस से भी नहीं होता, ये अलग होता है। तो हैंस केल्सन कहता है कि एकदम प्योर होता है लॉ। अच्छा, फिर आता है लॉ एज नॉर्मेटिव साइंस। अच्छा, ये पढ़ लेते, गोल क्या है, अ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ फ्री फ्रॉम अदर फील्ड्स लाइक मोरालिटी और रिलीजन, फोकस्ड ऑन लॉ एज इट इज। तो ये और ये हमारे दोनों भैया है, HLA हार्ट एंड हैंस केल्सन जो है, लगभग लगभग सेम बात करते हैं, दोनों पॉजिटिविस्ट है। कहते हैं कि जैसे हमारा HLA हार्ट जो है वो सिर्फ कहता है कि लॉ एंड मोरालिटी अलग अलग है, यहाँ पे हैंस केल्सन कहता है लॉ सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, मोरालिटी से, सोशल इन्फ्लुएंसेस से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस से अलग है। समझ में आ रहा है, ये कहता है फोकस्ड ऑन लॉ एज इट इज, लॉ जैसा है वैसा ही होना चाहिए, डिस रिगार्डिंग जस्टिस एज एसेंशियल। जस्टिस वस्टिस नहीं, जस्टिस के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि लॉ क्या है। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो, ऑट टू हैपन ये हो चुका है। फिर अनलाइक, ओके, लॉ एज नॉर्मेटिव साइंस। लॉ जो है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है, हेंस केल्सन कहता है लॉ जो है वो नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस मतलब, नॉर्मेटिव साइंस मतलब, हाँ जी बताओ ना, प्रिस्क्राइब्ड, ऑलरेडी जो प्रिस्क्राइब्ड है वो, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड। लॉ डील्स विथ व्हाट ऑट टू हैपन, प्रिस्क्राइब्ड और एक्सपेक्टेड टू हैपन, ठीक है, ये लॉ डील करता है। अनलाइक नेचुरल साइंस मतलब व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए था, जैसे हार्ट, HLA हार्ट भैया सेम, लॉ इज एट लॉ एज इट इज शुड बी सेपरेट फ्रॉम लॉ एज इट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए वही उसी प्रकार से सेम, लॉ जो है ऑट टू हैपन, लॉ से वही तुम एक्सपेक्ट करो, लॉ से वही तुम एक्सपेक्ट करो जो प्रिस्क्राइब्ड है। तुमने पकड़ लो, तुमने कोई क्राइम किया, तुमने ड्रग्स जो है वो स्मगल किया, तो तुम लॉ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुमको राजा बेटा बना के तुमको गवर्नमेंट जॉब लगा देगा क्योंकि तुमने स्मगल किया? नहीं, तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, जो होने वाला है वही एक्सपेक्ट करोगे ना। प्रिस्क्राइब्ड और
एक्सपेक्टेड टू हैपन, वो नहीं कि तुम्हारा मर्जी जो होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन, व्हाट शुड हैपन। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिस्क्राइबिंग व्हाट इट इज, अनलाइक नेचुरल साइंस। समझ में आ रहा है? नेचुरल साइंस में क्या है कि क्या होना चाहिए था, वो सारा बात नहीं कर रहे हम लोग, नॉर्मेटिव साइंस बोल रहे हैं कि क्या होगा, व्हाट ऑट टू हैपन, क्या होने वाला है, टू हैपन क्या होने वाला है, और क्या होना चाहिए था, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, समझ में आ चुके? व्हाट शुड हैपन, ये समझ में आ रहा है? शुड हैपन और ऑट टू हैपन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? सिंपल बात मैं फिर से बता रहा हूँ भाई मेरे, एच एल हार्ट जो है वो कहता है लॉ एज इट इज, और इसको अलग रखो, सेपरेट रखो फ्रॉम ये क्या होना चाहिए था, लॉ एज इट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था, इस दोनों, ये दोनों सेपरेट रखो। एच एल हार्ट, हेंस कैल्सन कहता है लॉ डील करता है, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब्ड है उससे, जो ऑलरेडी होगा, मतलब एक्सपेक्टेड है, जो होने वाला है उससे, ऑट टू हैपन। लॉ डील नहीं करता क्या हो सकता है, व्हाट शुड हैपन, या फिर क्या होना चाहिए था, उससे डील नहीं करता लॉ। लॉ डील करता है जो प्रिस्क्राइब्ड है उससे डील करता है लॉ, ना कि क्या होना चाहिए था। तो लॉ डील्स, prescribe deals with, law deals with what prescribed or expected to happen, not unlike natural science what should happen। ये दोनों समझ में आ चुके हैं? ठीक है। नॉर्म्स एंड सैंक्शंस के बारे में सिंपल चीज है, लॉ इज अ सिस्टम ऑफ नॉर्म्स, जो मैंने तुमको पहले ऊपर में बताया। नॉर्म फॉरबिड करता है, प्रिस्क्राइब करता है लीगल नॉर्म्स को, ठीक है, लीगल नॉर्म्स को। अ नॉर्म फॉरबिड्स और प्रिस्क्राइब्स बिहेवियर, लीगल नॉर्म्स, ठीक है, डिफर फ्रॉम मॉरल नॉर्म्स बिकॉज वायोलेशन लीड टू अ सैंक्शन। क्योंकि लॉ, देखो लीगल नॉर्म के पीछे हमेशा सैंक्शन लगेगा ही लगेगा। लीगल नॉर्म मतलब क्या? लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे बताया, नॉर्म का मतलब क्या होता है? रूल्स, है ना? तो अगर तुम्हारा लीगल रूल्स है, ठीक है, तो उससे उसको तुम वायोलेट करोगे, क्या लगेगा तुम्हारे ऊपर? सैंक्शन। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मॉरल नॉर्म्स नहीं है, मॉरल नॉर्म्स मतलब क्या? मॉरल नॉर्म्स मतलब मॉरली तुमको ये नहीं करना चाहिए था, मॉरली तुमको फॉर एग्जांपल तुमने कुछ मॉरली गलत किया, तुमने किसी बुजुर्ग इंसान को, जो है ना, बुजुर्ग इंसान को तुम जॉगिंग करने के टाइम में अचानक धक्का लग के वो गिर गए, तुम्हारा ऐसे मतलब हाथ लग के वो गिर गए, तो मॉरली तुमको उनको सॉरी बोलना चाहिए था, तुम उनके ऊपर गर्म हो गए। तो क्या तुम जो उनके ऊपर गर्म हो गया, क्या तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगेगा? क्या तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट लगेगा? क्या कुछ पनिशमेंट नहीं मॉरली। लेकिन मॉरली जो भी रॉन्ग होता है ना, उसके ऊपर किसी प्रकार का सैंक्शन पनिशमेंट नहीं लग सकता। लेकिन जो लीगली रॉन्ग होता है ना, उसके ऊपर सैंक्शन लगेगा। यही बताने की कोशिश कर रहा है भैया हमारे हेंस कैल्सन, कब से बताने की कोशिश कर रहे हैं, हेंस कैल्सन खत्म। अच्छा, ये यहीं पे खत्म होता है, उसके बाद सोशल स्कूल्स एंड ये सारा चीज आएगा, मतलब दिग्गज लोग का बात यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद जो हम लोग जाएंगे फटाफट स्पीड में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। हायरकी ऑफ नॉर्म्स याद रखना, वहां पे ग्रुंड नॉर्म आता है, ग्रुंड नॉर्म, या तो कोई बहुत सारे बच्चे जो है कहते हैं ग्रंड नॉर्म, बहुत सारे कहते हैं ग्रुंड नॉर्म, तो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है ग्रुंड नॉर्म। ग्रुंड नॉर्म क्या होता है? ग्रुंड नॉर्म जो है ना, वो फाउंडेशनल नॉर्म होता है अपॉन विच लीगल सिस्टम इज बिल्ट। जितने भी रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बन रहे हैं ना, वो सब कुछ घूम फिर के एक फाउंडेशन से होके आता है, एक फाउंडेशन से होके आता है। ये जो फाउंडेशन है इसको कहा जाता है ग्राउंड नॉर्म। एग्जामिनेशन में आएगा, फेमस है, लिख देना, ठीक है। ग्राउंड नॉर्म इज द फाउंडेशनल नॉर्म अपॉन विच लीगल सिस्टम इज बिल्ट, लिख देना, और इसकी नीचे एकदम ऐसे लिख देना जो भी तुमको आता है, ठीक है। तो हायरकी होता है ग्राउंड नॉर्म का। हायरकी में सबसे ऊपर में रहेगा ग्राउंड नॉर्म, उसके नीचे रहेगा तुम्हारा सुपीरियर नॉर्म्स, उसके नीचे रहेगा तुम्हारा सबऑर्डिनेट नॉर्म्स। तीन हायर की लेवल्स है। एक होता है ग्रंड नॉर्म, जो सबसे पुराना नॉर्म होता है, उससे निकल के आता है सुपीरियर नॉर्म, उससे निकल के आता है, नीचे आता है सबऑर्डिनेट नॉर्म्स। ये तीन लेवल है, ठीक है, याद रखियो। ये हैंस कैल्सन भैया कहते हैं। ग्रंड नॉर्म के बारे में पूछा भी जाता है।
ठीक है। और ये जो हैंस केल्सन भैया है ना, ये सैंक्शन के बारे में बहुत कहते हैं ना, सैंक्शन। तो इस सैंक्शन के बारे में क्रिटिसिज्म भी हुआ है उनका। क्रिटिसिज्म, सैंक्शन इजंट द ओनली एस्पेक्ट ऑफ लॉ। बहुत सारे लोग ने रास्ते पे जाते हुए पत्थर फेंका है हैंस केल्सन के ऊपर और कहा है कि भैया केल्सन भैया सुनिए ना, तो ये जो तुम सैंक्शन लगाते हो ना, तो क्रिटिसिज्म ये है कि लॉ का जो एस्पेक्ट है वो सिर्फ सैंक्शन नहीं होता है, ये उनको बता के चले। तो ये क्रिटिसिज्म याद रखना, बस इसको डिफाइन करके लिख देना है। स्कूल्स ऑफ लॉ देखने वाले हम लोग, अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको 2 मिनट का ब्रेक चाहिए तो 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, अगर नहीं लेना है तो मत लो, बहुत ईजिली खत्म हो जाएगा। फटाफट मैं चालू करता हूँ, आप पॉज कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा देखो भाई मेरे एक्टिव वाले बच्चे, नेचुरल स्कूल, टाइप्स ऑफ स्कूल्स देखेंगे हम लोग। पहला है नेचुरल स्कूल। नेचुरल स्कूल में कौन कौन है? नेचुरल स्कूल का आइडिया क्या है? नेचुरल स्कूल से क्या निकलता है? सोर्स ऑफ लॉ। राइट्स आर इनहेरिट इन ह्यूमन नेचर, यूनिवर्सली अंडरस्टैंडेबल थ्रू रीजन। Law is linked to morality and immoral rules may not be true law, often influenced by religion or divine law. समझ में आ रहा है? नेचुरल स्कूल से क्या निकलता है? वही मोरालिटी से जो लॉ निकल के आता है वही। लॉ इज लिंक्ड टू मोरालिटी, ये कहता है नेचुरल स्कूल। समझ में आ रहा है? नेचुरल स्कूल में एंशियंट रोमन्स के अलग अलग है, ग्रीक के अलग अलग है। रोमन्स के जैसे अल्पाइन एंड सिसेरो के बारे में हम लोगों ने बात किया, जस्टिनियन के बारे में बात किया, तो वैसे बहुत है। ठीक है, इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तुमको सिर्फ ये याद रखना है कि तुम्हारा नेचुरल स्कूल का कोर आइडिया क्या है। कहता है कि ह्यूमन का जो नेचर है ना, ह्यूमन नेचुरली यूनिवर्सली अंडरस्टैंडेबल थ्रू रीजन। ठीक है, उनका राइट जो है वो नेचुरली यूनिवर्सली रीजन से तुम स्टैब्लिश कर सकते हो कि उनका क्या अधिकार है। नेचुरली मेरा अधिकार है सांस लेना, यूनिवर्सली मेरा अधिकार है बचना, नेचुरली मेरा अधिकार है खाना खाना, यूनिवर्सली मेरा अधिकार है खाना खरीदना फॉर एग्जाम्पल। तो ये सारा नेचुरली आता है। सर्टेन राइट्स आर इनहेरेंट इन ह्यूमन नेचर, जो कि यूनिवर्सली अंडरस्टैंडेबल थ्रू रीजन। मैं रीजन दे सकता हूँ क्योंकि मुझको भगवान ने बनाया, इसलिए मेरे पास ये पूरा राइट है, रहने का, सांस लेने का अधिकार है पूरा। लॉ इज लिंक टू मोरालिटी, मोरालिटी से लॉ लिंक करता है, तो याद रखना नेचुरल स्कूल में ये सब सिखाते हैं वो लोग। उसके बाद आता है तुम्हारा एनालिटिकल स्कूल, जहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिविस्ट को देखा है। फोकसेस ऑन लॉ एज इट इज करेंटली, नॉट एज इट शुड बी। ठीक है, क्या होना चाहिए वो उस पर फोकस नहीं होता, फोकस होता है कि लॉ क्या है। एनालिटिकल स्कूल्स वो फोकस करते हैं, जैसे कि जॉन ऑस्टिन, ठीक है, फिर तुम्हारा हैंस केल्सन वगैरह, ये लोग। फिर हिस्टोरिकल स्कूल, लॉ ओरिजिनेट्स एंड डेवलप्स थ्रू हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, कस्टम्स, ट्रेडिशन, सोशल हैबिट्स, लॉ इज फाउंड नॉट मेड। तो कोई अगर तुमसे पूछे हिस्टोरिकल स्कूल मतलब वही, ये जो स्कूल्स है, इतने सारे स्कूल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल स्कूल में क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो लॉ है ना वो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन से आया है। ऐसा नहीं कि लॉ को तुमने बनाया है, लॉ को हम लोगों ने खोजा है। ठीक है, लॉ को तुमने खोजा है, किसी ने आग को खोजा है तब जाके ये सब कुछ बना है आज। उसी प्रकार से लॉ को किसी ने पहले खोजा होगा, वो इवोल्यूशन होके फिर कस्टम बना, ट्रेडिशन बना, फिर जाके ये सारे लॉज बने। समझ में आ रहा है ये हिस्टोरिकल स्कूल्स क्या कहता है? फिर है फिलोसफिकल एंड एथिकल स्कूल, क्या कहता है? लॉ एंड एथिकल वैल्यूज आर लिंक्ड, लॉ नीड्स एंड एथिकल एलिमेंट पर्पस टू कमांड रेस्पेक्ट। एथिकली राइट होना चाहिए तब ना जाके मजा आएगा लॉ में। ठीक है, लॉ का मेन उद्देश्य है हार्मोनाइज करना इंडिविजुअल को विथ इंडिविजुअल विल विद द जनरल विल। समझ में आ रहा है? एथिकली सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो वो एथिकली सारे लोग उसी चीज को मानना चाहिए, उसी चीज को वो लोग करेक्ट समझते हो, ये हम लोग को स्टैब्लिश करके चलना है। एथिकल स्कूल समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत नहीं? जो एथिकली करेक्ट है वो है, उसके बारे में कह रहा है लॉ। लॉ जो है वो एथिकली करेक्ट होना चाहिए, वो एथिकली लिंक्ड होता है। तो तुमको ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, तुमको सिर्फ ये टॉपिक याद रखना है। नेचुरल स्कूल मतलब क्या? वही नेचर, यूनिवर्सल, ये लिख देना है एग्जामिनेशन में। एनालिटिकल स्कूल मतलब लॉ जैसा है वैसा इंटरप्रेट करो भाई मेरे, उसको क्या होना चाहिए उसके बारे में मत सोचो। फिर आता है हिस्टोरिकल लॉ, जो लॉ का इवोल्यूशन हुआ, ओरिजिनेट हुआ, लॉ फाउंड किया गया, ना कि बनाया गया।
जैसे आग फाउंड किया गया ना कि बनाया गया, उसी प्रकार फिर एथिकल स्कूल में है लॉ जो है वो एथिकल होना चाहिए, यही बात करते हैं एथिकल स्कूल में। लास्ट आता है तुम्हारा, लास्ट नहीं और है सोशियोलॉजिकल स्कूल। क्या कहता है? ट्रीट्स लॉ एज अ सोशल फेनोमिना फोकसिंग ऑन द इंटरैक्शन बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। सोशियोलॉजिकल स्कूल्स जो है ना, वो देखो सिंपल बात है, वो कहते हैं कि जो लॉ बन रहे हैं वो सोसाइटी में जो नीड है उसको एड्रेस करने के लिए बन रहा है। तो इन दोनों में इंट्रैक्शन होता है लॉ एंड सोसाइटी के बीच में। ठीक है, लॉ जो है सिंथेसिस इज लॉ विथ फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री, जो कि एक सोसाइटी में बनता है। समझ में आ रहा है? यह सोसाइटियल स्कूल या फिर सोशियोलॉजिकल स्कूल कह सकते हो। ट्रीट्स लॉ एज अ सोशल फेनोमिना, याद रखना। फिर आता है रियलिस्ट स्कूल। रियलिस्ट स्कूल में क्या सिखाते हैं? कहते हैं कि लेस फोकस ऑन थियोरेटिकल रूल्स, मोर ऑन एक्चुअल प्रैक्टिसेस ऑफ कोर्ट्स, ह्यूमन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस। तो रियलिस्ट स्कूल में जो है ना, जज के जो डिसीजंस होते हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं ज़्यादा। एक्चुअली क्या प्रैक्टिसेस है कोर्ट्स में, ह्यूमन क्या क्या करते हैं, ह्यूमन कैसे इन्फ्लुएंस लेके होके डिसीजन सुनाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्पेशली जजेस। लॉ इज़ व्हाट जज डू, सिंपल कहता है कि जज जो करते हैं वही लॉ है, रियलिस्ट स्कूल। ठीक है, अब फाइनली आता है टॉपिक हमारा सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। बहुत बहुत ईजी है। सबसे पहला सोर्स जो होगा हमारा यहाँ पे वो है प्रिंसिपल सोर्स। ठीक है, पहला है कस्टम्स और कस्टमरी लॉ। सिंपल चीज, कस्टम और कस्टमरी लॉ मतलब सर, कस्टम एंड कस्टमरी लॉ मतलब जो बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं। रूल्स ऑफ कंडक्ट स्टैब्लिश्ड बाय लॉन्ग यूजेज ऑब्टेनिंग द फोर्स ऑफ लॉ। बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं, इसलिए लॉ ने मतलब गवर्नमेंट ने उसको एज ए लॉ मान लिया है। रिफ्लेक्ट्स प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी। ऑरिजिन बेस्ड ऑन यूटिलिटी एंड नेसेसिटी। ये कैसे ऑरिजिन हुआ? कस्टम्स नेसेसिटी के ऊपर जो है ऑरिजिन हुआ। फिर है बाइंडिंग अथॉरिटी कम्स फ्रॉम कॉमन एक्सेप्टेंस नॉट स्टेट अथॉरिटी। बाइंडिंग अथॉरिटी का मतलब तुमको समझा देता हूँ। कस्टम और कस्टमरी लॉ जो होता है ना, वो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम लोग फॉलो करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि सोसाइटी, इसलिए नहीं क्योंकि स्टेट या फिर गवर्नमेंट कह रहे हैं हमको कि कस्टम फॉलो करो, कस्टम फॉलो करो, इसलिए नहीं। इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि कॉमनली एक्सेप्टेंस होता है इसका, इसलिए इसको हम लोग कस्टम कहते हैं। तो बाइंडिंग अथॉरिटी इसका कुछ नहीं होता, ये सिर्फ कॉमनली एक्सेप्ट हो जाता है इसलिए। अच्छा, दो प्रकार के होते हैं, लीगल कस्टम्स, फिर है कन्वेंशनल कस्टम्स। ठीक है, कन्वेंशनल कस्टम्स एंड उसके बाद लीगल कस्टम। अच्छा, यहाँ पर एक टॉपिक था, देख लो एक बार। अच्छा, ऑपरेट एज बाइंडिंग रूल ऑफ लॉ recognized by courts, general customs and local customs prevails throughout the territory of state and local custom apply only on the specific localities or group. customs में ना दो प्रकार के customs होते हैं, custom with sanction, custom without sanction. custom with sanction and custom without sanction. sanction का मतलब होता है तुम्हारा punishment, तुमको याद है। एक होता है custom with sanction, punishment है। एक होता है custom without sanction, पनिशमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? ये हम लोग फॉलो करते हैं क्योंकि पनिशमेंट है, प्रेशर है गवर्नमेंट का, इसलिए हम लोग फॉलो करते हैं। और कस्टम विदाउट सैंक्शन, जिसके पीछे कोई सैंक्शन नहीं है, वो हम लोग फॉलो करते हैं क्योंकि सोसाइटी के प्रेशर के लिए फॉलो करते हैं, सोसाइटियल प्रेशर के लिए। ये लिख लेना, बस यही दो चीज है तुमको याद रखना है यहाँ पे। फिर है कन्वेंशनल कस्टम्स। कन्वेंशनल, बारिश गिर रहा है, थोड़ा बहुत नॉइज आ सकता है, ठीक है। ओके, कन्वेंशनल कस्टम्स। कन्वेंशनल कस्टम्स क्या है? कन्वेंशनल कस्टम्स मतलब दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट की वजह से जो लॉ बना उसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल कस्टम। बाइंडिंग ड्यू टू अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में जो उन्होंने किया वो तो बाइंडिंग हो गया ना दोनों पार्टी के ऊपर, ये लॉ बन गया दोनों पार्टी के ऊपर। मस्ट बी एस्टैब्लिश रीजनेबली एंड नॉट कॉन्ट्रैरी टू लॉ। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रेजेंट डे लॉ के अगेंस्ट में हो ही नहीं सकता, राइट। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। फिर से मैं बता दूं, कन्वेंशनल लॉ क्या है? दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट के कारण जो लॉ बनता है, ठीक है, वो होता है कन्वेंशनल कस्टम। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, मैंने और तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों के ऊपर कोई लॉ जो है वो लागू हो गया क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तुम्हारे ऊपर, तो अब मेरे ऊपर लाइबिलिटी है
कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करूंगा, तुम्हारे ऊपर भी लाइबिलिटी है। समझ में आ चुका है। फिर है रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड कस्टम। वैलिड कस्टम, कस्टम कैसे होना चाहिए, अपने को कैसे पता चलेगा वैलिड कस्टम क्या है? एंशियंट होना चाहिए, एंटिक होना चाहिए, कंटिन्यूएंस होना चाहिए, नॉन अनइंटरप्टेड, मतलब लगातार फॉलो होके आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2000 साल पहले वो फॉलो होता है अब अचानक से फॉलो करेंगे, कस्टम है हमारा, 2000 साल का गैप हो गया ना तो कस्टम टूट गया। तो अनइंटरप्टेड होना चाहिए, कंटिन्यूएंस होना चाहिए, पीसफुली इंजॉयमेंट, पीसफुली इंजॉयबल होना चाहिए, ऑब्लिगेटरी फोर्स, फेल्ट एज बाइंडिंग, लगना चाहिए कि हाँ ये हमको फॉलो करना है, ऐसा मतलब ऑब्लाइज्ड है हम। ऑब्लिगेटरी फोर्स का मतलब क्या होता है कि ड्यूटी, कि हाँ हमारा ड्यूटी है कस्टम फॉलो करना, ऐसा फील होना चाहिए। अगर फील नहीं हो रहा तो कस्टम कैसा? ठीक है। फिर है सर्टेनिटी, मतलब क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एम्बिगस नहीं होना चाहिए। एम्बिगस मतलब अलग अलग मीनिंग, फॉलो करे ना करे छोड़ दो, ऐसा नहीं, क्लियर होना चाहिए। ठीक है। रीजनेबलनेस, मतलब क्यों फॉलो करना चाहिए उसका रीजन तो देना है। कॉन्फर्मिटी विद द स्टैट्यूट लॉ, ठीक है, रीजनेबल होना चाहिए, इस बात का याद रखना। कॉन्फर्मिटी विद स्टैट्यूट लॉ मतलब प्रेजेंट डे गवर्नमेंट में जो भी लॉ चल रहे हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी चल रहा है लॉ, उसके साथ ही साथ होना चाहिए, ऐसा उसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। इंसान का बलि देना मेरा कस्टम चल रहा था मेरे खानदान में बहुत टाइम से, क्या मैं बलि अभी भी दे सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं सर, ये तो मेरा कस्टम है। तो लेकिन भैया ये तुम्हारे स्टैट्यूट लॉ के अगेंस्ट है ना, समझे? तो वो कस्टम, क्या कस्टम जो तुम्हारे प्रेजेंट स्टैट्यूट लॉ के अगेंस्ट हो, उसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड कस्टम जो तुमको एग्जामिनेशन में 100% पूछा जा सकता है, लिख लेना है, ठीक है। फिर आता है हमारा जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंस, बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक, जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंस। जुडिशियल डिसीजंस एंड प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस मतलब क्या? प्रेसिडेंस मतलब वो प्रीवियस डिसाइडेड डिसीजंस बाय द कोर्ट, या फिर लिख सकते हो प्रीवियस कोर्ट डिसीजंस। प्रीवियस कोर्ट डिसीजंस को हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं, प्रीवियस कोर्ट डिसीजन। प्रीवियस कोर्ट डिसीजन को हम लोग क्या कहते हैं बताओ फटाफट? प्रेसिडेंस कहते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर के डिसीजंस को देने के लिए, पास करने के लिए। समझ में आ चुका है मीनिंग? पास्ट कोर्ट डिसीजंस गाइडिंग द फ्यूचर केसेस, पास्ट के जो कोर्ट्स ने जो डिसीजन सुनाया वो जो फ्यूचर केसेस को गाइड करते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइज भी है यहाँ पे। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइज मतलब अडहर टू द डिसीजन एंड डू नॉट अनसेटल द थिंग्स विच आर स्टैब्लिश्ड। इसका मतलब सिंपल होता है, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड लॉ है उसको फर्मली स्टैंड करो, उसके साथ में फर्मली स्टैंड विद द डिसीजन विच इज ऑलरेडी मेड, ठीक है। और उसको डिसरप्ट करने की, अनसेटल करने की कोशिश ना करो। अडहर टू द डिसीजन एंड डू नॉट अनसेटल द थिंग्स विच आर स्टैब्लिश्ड, जो स्टैब्लिश्ड हो चुके हैं ऑलरेडी उसको फिर से दोबारा जजमेंट देने की कोशिश मत करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा केस और मेरा केस एक ही है, तुम्हारे केस में जो जजमेंट सुनाया है उसी जजमेंट को मेरे केस में चिपकाओ ना। मेरे केस में क्यों दोबारा से दूसरा जजमेंट लाने की कोशिश करो, इससे टाइम वेस्ट होगा। ठीक, केस एक ही है। तो अडहर टू द डिसीजन, स्टैंड विद द डिसीजन एंड डू नॉट अनसेटल द थिंग्स विच आर एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। ओके। फिर है ऑथोरिटी हायरार्की, जो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है, उसके बाद आता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के ऊपर मुझको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला सुप्रीम जो फर्स्ट कोर्ट होता है वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजंस जो है हाई कोर्ट को फॉलो करना ही है, और हाई कोर्ट के सारे डिसीजंस उसके जो लोअर कोर्ट्स है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, उनके हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं उनको डिसीजन फॉलो करना होता है। बस सिंपल चीज़ वही है, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है उनके बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट, पहला है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट मतलब मियरली अप्लाइज एन एग्जिस्टिंग रूल, जो प्रेजेंट रूल चल रहा है, प्रेजेंटली है वो रूल, उसी रूल को अप्लाई कर देना किसी केस में, उसको कहा जाता है डिक्लेरेटरी। ओरिजिनल डिसीडेंट, ओरिजिनल प्रेसिडेंट मतलब नया नया कुछ सीखने को मिला, नया रूल बना, न्यू रूल, क्रिएट एंड अप्लाइज अ न्यू रूल, ठीक है।
फिर है परसुएसिव। परसुएसिव प्रेसिडेंट मतलब जजेस आर नॉट ऑब्लाइज टू फॉलो बट गिव वेट। ठीक है, बट गिव वेट इसका मतलब क्या है? परसुएसिव, परसुएसिव नॉट ऑब्लाइज टू फॉलो। जज जो है ना, उनके ऊपर कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको फॉलो करना ही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताओ ना सर। परसुएसिव मतलब जो है ना, एग्जाम्पल डिसीजंस ऑफ अदर हाई कोर्ट्स। ठीक है, अदर हाई कोर्ट्स मतलब फॉर एग्जाम्पल कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया किसी भी केस में, सेम केस रजिस्टर हुआ महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, सेम टू सेम ऐसा ही देखने वाला केस, एकदम सेम फैक्ट सेम कुछ, सिर्फ पार्टीज अलग अलग है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया वो तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि तुमको कॉपी पेस्ट करना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखना, ये अलग अलग हाई कोर्ट जो है ना, अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट एक दूसरे का डिसीजन सुनेगा नहीं सुनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कोई भी हाई कोर्ट है उसके के नीचे जो कोर्ट्स है उनको फॉलो करना होगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को सारे हाई कोर्ट के डिसीजन मानना होगा। समझ में आ रहा है? वो ऐसा नहीं कर सकती कि अच्छा हाई कोर्ट में ये केस गया था, मैं नया कुछ पास करूंगा। हाई कोर्ट का बात मैं नहीं सुनने वाला। सबऑर्डिनेट कोर्ट कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह रहा है कि मैं तो हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं मानने वाला, मैं अपना कुछ बताऊंगा भाई, मैं हाई कोर्ट का क्यों सुनने लग जाऊं। समझ में आ रहा है? इस बात का ध्यान रखना। तो ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ बराबर वाले लोगों के साथ हो सकता है। बराबर वाले कोर्ट, बराबर वाले कोर्ट मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कोहिमा हाई कोर्ट, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट एक बराबर। फिर है एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव मतलब जजेस को फॉलो करना ही है, जो कि लोअर कोर्ट को फॉलो करना है अपर कोर्ट का बात। जैसे सुप्रीम कोर्ट का बात फॉलो करना है हाई कोर्ट को, जैसे हाई कोर्ट का बात फॉलो करना है उसका नीचे वाले कोर्ट को एब्सोल्यूटली फॉलो करना है। फिर है कंडीशनल फॉलो। कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे ऑर्डिनरली बाइंडिंग होता है बट कैन बी डिसरिगार्डेड इफ रॉन्ग। एग्जाम्पल सिंगल जज डिसीजन साइटेड बिफोर ए डिवीजन बेंच ऑफ सेम हाई कोर्ट। सेम हाई कोर्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जज बैठा, उसने डिसीजन सुनाया, ठीक है, सेम हाई कोर्ट ने। फिर इसी सेम मैटर को लेकर एक बेंच बैठा, बेंच में बहुत सारे जज बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल इतने सारे बैठे, ठीक है। अब उनका कंडीशनल है, वो अगर चाहे तो फॉलो करेंगे, ना चाहे तो नहीं फॉलो करेंगे, बोलेंगे नहीं फॉलो करना है इसका, बात दूसरा सुनाएंगे हम लोग। देखो फिर से कंडीशनल ऑथोरिटेटिव, ऑर्डिनरीली बाइंडिंग बट कैन बी डिसरिगार्डेड इफ रॉन्ग। अगर तुमको रॉन्ग लगे तो डिसरिगार्ड कर दो। सिंगल जज डिसीजन साइटेड बिफोर अ डिवीजन बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट। ठीक है, डिवीजन बेंच के सामने उस हाई कोर्ट का किसी जज का सेम केस लेकर आए, तो डिवीजन कोर्ट को अगर लगा कि नहीं फॉलो करेंगे, रॉन्ग है डिसीजन, तो वो ना फॉलो करे। फिर आता है रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी का मतलब होता है कोर रीजनिंग बिहाइंड कोर्ट्स डिसीजन। देखो कोर्ट कभी भी डिसीजन सुनाता हो, उसका जो मेन रीजन है डिसीजन का, उसी को कहते हैं हम लोग रेशियो डेसिडेंडी। समझे कि कोर्ट ने ये डिसीजन क्यों सुनाया, उसके पीछे जो रीजन है, उसी रीजन को हम लोग कहते हैं रेशियो डेसिडेंडी, कोर रीजन बिहाइंड अ कोर्ट्स डिसीजन। क्लियर है? फिर है ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा मतलब सेड बाय द वे। अब जिनको इंग्लिश पता है सबको पता होगा कि भाई मेरे ये जो वर्ड है बाय द वे हम लोग यूज करते हैं। बाय द वे हम लोग नहीं कहते कि अच्छा ऐसा ऐसा बात करते करते हम लोग कहते हैं ना, बाय द वे हाउ आर यू डूइंग टुडे, बाय द वे हाउ इज योर डैड, बाय द वे ऐसे बाय द वे। समझ में आ रहा है? तो जज क्या करता है ना, जज ना बहुत बार ना डांट देता है, या फिर बहुत बार जो है जजमेंट सुनाने के बाद कहता है बाय द वे, बाय द वे कहता है, जज कहता है बाय द वे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जज ने जजमेंट सुनाया फॉर एग्जाम्पल किसी के अगेंस्ट में, ठीक है, किसी के अगेंस्ट में सुनाया जजमेंट, किसी के अगेंस्ट में, जो पार्टी के जिस पार्टी के अगेंस्ट में सुनाया उस पार्टी को कह रहा है तुमने ये खराब काम तो किया, लेकिन बाय द वे यू आर अ नाइस पर्सन, ऐसे करके सुनाया। तो ये जो बाय द वे नाइस पर्सन उसने बताया, ठीक है, उसको कहा जाता है ओबिटर डिक्टा, सेड बाय द वे। ऐसे ही बताए, वो ओरिजिनल जजमेंट नहीं है। ये जो बाय द वे होता है ना, वो ओरिजिनल जजमेंट नहीं है। अगर मैंने उसको बताया तुम अच्छे इंसान हो, तो अच्छे इंसान हो तो मतलब मेरे को पनिशमेंट नहीं होगा, नहीं, ये तो मैंने बाय द वे बताया।
एक्चुअल डिसीजन तो कुछ और है, तुमको 7 साल का सजा। ठीक है, तो सेड बाय द वे, स्टेटमेंट नॉट डायरेक्टली नेसेसरी, नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी फॉर द डिसीजन, ऐसे ही होता है। कैन समटाइम्स हेल्प रिफॉर्म लॉ, कभी कभार लॉ यूज कर लेते हैं ऐसे, मतलब टिप्पणी जो जज देते हैं ना, बाय द वे करके जो जजेस टिप्पणी देते हैं ना, वो कभी कभार फ्यूचर में यूज हो जाता है लॉ को अच्छा करने के लिए, लॉ को रिफॉर्म करने के लिए। फिर है स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन। जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पे, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैराथन है, इसलिए मैं इसको वाइंड अप करना चाहता हूँ। देखो बात ऐसा होता है कि कभी कभार ना जज जजमेंट देने के बाद रिग्रेट करता है। जज कहता है कि भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए था तुम्हारे साथ, लेकिन अब लॉ ऐसा है तो क्या करें, तो लॉ को हम लोग फ्यूचर में जाके इसको रिफॉर्म करेंगे, ऐसे करके बोल के, बाय द वे ऐसा ऐसा होना चाहिए था। तो ये जो टिप्पणी दिया है ना जज ने, इस टिप्पणी को फ्यूचर में हम लोग यूज करेंगे लॉ को बेहतर करने के लिए। समझ में आ रहा है ना। फिर है स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन। क्या है सर ये, अभी तो बताए तुमको। हाँ जी, 1 घंटा पहले तो बताए थे। स्टैट्यूट सर 1 घंटा हो गया, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सांस लेते रहो। स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन, स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन का मतलब होता है, स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन मतलब, स्टैट्यूट को हम लेजिस्लेशन भी कहते हैं। स्टैट्यूट मतलब वही रिटन लॉ। स्टैट्यूट जो है वो एक प्रकार के रिटन लॉ होता है, लिखित लॉ, लिखित लॉ। ठीक है, जो कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा जारी किया जाता है। टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन अलग अलग होते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये रीड करना, ये रीड वाला टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या होता है? लेजिस्लेशन मतलब वही स्टैट्यूट लॉ, मतलब एक तो होता है सॉवरियन पावर, जो एकदम पकड़ लो पार्लियामेंट द्वारा बनाया जा रहा हो, पार्लियामेंट द्वारा। और सबऑर्डिनेट मतलब, सबऑर्डिनेट मतलब बाई लॉ बना रहे एग्जीक्यूटिव बॉडीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कुछ कुछ नियम बना के छोड़ रहे हैं, तो वो क्या है, वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है ना। क्या वो नियम बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, लेकिन क्या वो सुप्रीम है? नहीं, सुप्रीम तो है पार्लियामेंट, वो लॉ बनाएंगे। उसके साथ साथ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी होता है। एक होता है सुप्रीम लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट द्वारा होता है, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट, मतलब जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज होते हैं ना, एग्जीक्यूट करते हैं लॉ को। ठीक है, लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत नियम बनाना पड़ता है, वो नियम बनाते हैं ये लोग, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। फिर आता है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ में है स्पेसिफिक रिलीजियस कमिटीज, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इस प्रकार से अलग अलग लॉ होते हैं। जैसे मैरिज एंड डिवोर्स में अलग अलग है ना। मुस्लिम में डिवोर्स अलग प्रकार से होता है, तलाक 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 डिवोर्स हो गया। फिर मैरिज एक प्रकार का होता है, मैरिज में मुस्लिम में क्या होता है, कबूल है हो गया। और हिंदू में क्या होता है, हिंदू में 7 फेरे। तो दोनों का अलग अलग है ना, तो यही बात है यहाँ पे कि पर्सनल लॉ अलग अलग होता है सबका। समझ में आ रहा है, पर्सनल मैटर ये मैरिज एंड डिवोर्स। इनहेरिटेंस का अलग है, अडॉप्शन का अलग है, गार्डियनशिप का अलग अलग है, इन दोनों में कम्युनिटी में अलग अलग होता है। अच्छा, और ये पर्सनल लॉ निकला कहाँ से? एंशियंट टेक्स्ट से, एंशियंट टेक्स्ट से, मुस्लिम का कुरान, हिंदू का वेदास, इस प्रकार से निकला। सेकेंडरी सोर्सेस में कौन क्या क्या आता है? सेकेंडरी सोर्सेस में आता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ये जो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस है, ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ओरिजिन हुआ बाय द इंग्लिश जज इन इंडिया व्हेन नो स्पेसिफिक लॉ कैन बी अप्लाइड इन इंडिया। जब इंग्लिश वाले आए थे इंडिया में रूल करने के लिए, तब उन्होंने देखा कि भैया उनका जो रूल है ना, उनका जो लॉ है ना, वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं हो पा रहा है, मतलब हमारा सिचुएशन ही अलग है। तो वो लोग क्या करते थे तब, वो जस्टिस, इक्विटी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के लिए जो भी उनको सही लगता था उस प्रकार से वो लोग जजमेंट देते थे। फेयरनेस, इम्पार्शलिटी होके, रीजन लगा के वो लोग जजमेंट देते थे। जब वो लोग देखते थे ना कि ये इंडिया के सोसाइटी में ये सारे लॉस एप्लीकेबल ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि इनका अलग ही सिचुएशन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। कोई स्पेसिफिक लॉ था ही नहीं ना, इसलिए वो लोग जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस यूज करते थे। याद रखना इसको। अच्छा, इंग्लिश लॉ, इट्स इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट यू कैन रीड दिस टॉपिक। इंग्लिश लॉ एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ। मर्केंटाइल मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रेड और कॉमर्स, इसको हम लोग कहते हैं मर्केंटाइल। कोई भी लॉ बन रहा हो जो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेट करता है, वो उसको कहा जाता है मर्केंटाइल लॉ या फिर कमर्शियल लॉ। तो ये जो लॉ है, ये कहाँ से ये किसके लिए होता है? ये होता है ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स के लिए ये लॉ होता है।
समझ में आ रहा है? इसका स्कोप क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करने में, पार्टनरशिप करने में, कंपनीज बनाने में, नेगोशिएट करने में, ठीक है, गुड्स कैरी करने में, आर्बिट्रेशन, इंसॉल्वेंसी, इन सब में ये काम आता है मर्केंटाइल लॉ। निकला कहाँ से? एक होता है इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, दूसरा होता है इंडियन स्टैट्यूट से, उसके बाद होता है जुडिशियल डिसीजन से, फिर कस्टम्स एंड ट्रेड से निकलता है ये हमारा मर्केंटाइल लॉ। मेन सोर्स होता है कॉमन लॉ, इक्विटी लॉ, मर्चेंट एंड स्टैट्यूट लेजिस्लेशन, जो इंग्लिश का लॉ था। इंग्लिश का हम लोग इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ हम लोग कब कहते हैं? जब इंग्लिश का लॉ था उसको हम लोग इसलिए इंग्लिश का लॉ कहते हैं, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ कहते हैं। मेन सोर्स क्या है? बेस्ड ऑन कॉमन लॉ, इक्विटी लॉ, मर्चेंट एंड स्टैट्यूट लॉ। फिर आता है इंडियन स्टैट्यूट लॉ, जो कि कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये सारे क्या है? बिजनेस करने के लिए ना। समझ में आ रहा है? ट्रेड कॉमर्स हो रहा है, इसका इंडियन स्कोप है, ये आया इंडिया से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये सारा क्यों सर, किस लिए आया? भैया ट्रेड एंड कॉमर्स को गवर्न करने के लिए, एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, ये है मर्केंटाइल लॉस। फिर एक कस्टम एंड ट्रेड यूजेजेस, कस्टम्स भी है, मतलब पहले पहले जब ये सारा बिजनेस होता था ना, तब अलग कस्टम्स होते थे, उनके अलग प्रकार के ट्रेड होते थे, तो वो भी हम लोग मानते हैं। स्टिल रेलेवेंट वेयर नॉट ओवर रिडन बाई स्टैट्यूट, मतलब पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कस्टम्स के, मतलब ये कस्टम्स थे, ट्रेड पकड़ लो 1000 साल पहले जो ट्रेड होता था उसके कुछ कस्टम्स होंगे, नियम होंगे, वो नियम अभी भी फॉलो हो रहे हैं। अगर स्टैट्यूट से ये जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता तो वो हम लोग फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्टैट्यूट मतलब गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया, उस लॉ से अगर पुराना रीति रिवाज अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है तो रीति रिवाज को भी हम लोग फॉलो कर लेंगे, स्टिल रेलेवेंट। समझे? इसी के साथ जो है ना, ये चैप्टर खत्म होता है भाई मेरे। देखा, देखते देखते ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये चैप्टर जो है बहुत ब्यूटीफुल था, कोई दिक्कत नहीं था। इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है? सुनो, बहुत अच्छे से सुनना, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस जो है मैं ड्राफ्ट करके तुमको देने वाला हूँ। ये सारे नोट्स प्लस क्वेश्चंस जो है ना तुमको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। फिर से मैं बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। कल हम लोग नए चैप्टर से लेकर कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ मुझको बताना, सिर्फ ये चैप्टर जो मैंने करवाया, ठीक है, ये मैंने इन डेप्थ करवाया, प्लस थोड़ा बहुत मैंने स्पीड फॉर्मेट में गया मैं, बिकॉज जो रेलेवेंट था वही मैंने करवाया, बट इन डेप्थ था, आई कैन टेल यू दिस मच। तो क्या बाकी लेक्चर्स जो है हम लोग इसी प्रकार से थोड़ा लेंदी करें या फिर और शॉर्ट में हम लोग कंप्लीट कर दे, ये मेरे को ज़रूर बताना, सो दैट मेरे को पता चले तुम्हारा नॉलेज कितना है। अगर बेसिक्स तुमको पता है तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, समझ में आ रहा है ना, तो लेक्चर्स छोटे रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। सी यू अगेन टुमारो विद द नेक्स्ट मैराथन लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।